अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी टेस्ट सीरीज जो है, जो फेज़ सेकंड आपका स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी, उसके सेकंड पेपर का आज हम इंट्रैक्शन करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी में पूछे गए थे। अब इसमें जो सर्कुलर मोशन वगैरह हैं वो ऑलरेडी आपको कन्वे किया गया है कि वो अगला एग्जाम जो होगा उसमें आपका सर्कुलर मोशन भी पूछा जाएगा। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कल, वो सारा सेंटर ऑफ मास रोटेशन से पूछा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तो उनको हम एक एक करके इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। So, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पूछा गया, a block of mass m is resting on a smooth horizontal surface. One end of the uniform rope of mass m/3 is fixed to the block which is pulled in the horizontal direction by applying a force F at the other end. The tension in the middle of the rope is, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ब्लॉक है, वो है ब्लॉक है, जिस ब्लॉक का मास हमने m रखा हुआ है, इसके साथ एक रस्सी अटैच की गई है, ये जिस रस्सी का मास m/3 बताया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसको फोर्स लगा रहे हैं F, हमें बताना है टेंशन क्या होगा रस्सी के मिड पॉइंट पे, यानी यहाँ मिड पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले इस सिस्टम का हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाई टोटल मास। सो नेट फोर्स इज m, व्हाट इज द टोटल मास, इट इज m + m/3, राइट। तो ये बन जाएगा 3m + m यानी 4m/3 यानी 3f/4m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम, राइट। अब हमें क्या करना, हमें इस जगह टेंशन निकालना है। तो अगर हम ये वाला सेक्शन में देख रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन इधर की ओर होगा। अब इस वाले सिस्टम के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे, यानी फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पे लग रहा है T, यानी टेंशन होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये वाला मास हमें लेना पड़ेगा। ये कितना मास होगा, एक तो m है, प्लस आएगा रस्सी का आधा मास यानी m/6। पूरी रस्सी का मास है m/3, आधी रस्सी का होगा m/6। और एक्सेलरेशन जो सिस्टम की थी वही इस ये वाले सेक्शन की भी एक्सेलरेशन वही होगी जो कि 3f/4m के बराबर आई थी। अब आप ही बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन हियर। इट इज 6m + m यानी 7m / 6 एंड दिस इज सिंपली 3f/4m, राइट। तो mm आपका कैंसिल हो गया, 3 1 3 2 6 यानी 7f/8। 7f/8 इस सवाल का जवाब आएगा, यानी 7f/8 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आई रिपीट, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा डेटा जो है उसके कारण आपके ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे होंगे। फिर मैंने शायद आपको क्लास में बोला था कि ये एंगल भी आप 60 ही ले लीजिए, बट अगर ये एंगल आपका 30 है तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या आ जाता, फिर आंसर क्या आ जाता, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाली रस्सी में टेंशन बताया गया है T1 है, इन दिस स्ट्रिंग ये वाली रस्सी में टेंशन बताया गया है T1 है, ये T1 है टेंशन, ये वाली रस्सी में टेंशन है T3। तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे, हमें बताना ये वाले ब्लॉक का मास क्या होगा अगर इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो T1 अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। यहाँ से T1 का कॉस कंपोनेंट आएगा T1 cos 60, और यहाँ से T1 का साइन कंपोनेंट आएगा T1 sin 60 के बराबर, राइट। और ये वाली रस्सी में टेंशन आपका T2 है। अगर हम देखेंगे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, यानी T1 sin 60 आपका जो आएगा दैट इज 20G के बराबर, पॉइंट नंबर 1। लेफ्ट वाला फोर्स राइट के बराबर होगा, यानी T1 cos 60 आपका T2 के बराबर आएगा, राइट। तो अगर हम इन दो को डिवाइड करेंगे आपको T2 मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चे, ये वाला टेंशन अगर T3 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना, ये भी 30 होगा। तो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हैं यहाँ T3 का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, T3 cos 30, और यहाँ से आएगा T3 sin 30, राइट। तो अब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। सिमिलरली ऊपर वाला फोर्स अभी कौन सा है, इट इज T3 sin 30 विल बी इक्वल टू mg, है ना। T3 sin 30 mg के बराबर होगा, और T3 cos 30 T2 के बराबर होगा, यानी T3 cos 30 आपका T2 के बराबर आएगा। अब देखिए हमें बेसिकली m निकालना, तो हम क्या, बहुत तरीके क्वेश्चन करने के, या तो पहले यहाँ से T2 का वैल्यू इनको डिवाइड कर लो, T2 मिलेगा, फिर T2 का वैल्यू इधर डाल दो, यू विल गेट द आंसर। या तो अगर हम इनको सिंपली डिवाइड कर लेंगे, इफ वी डिवाइड देम T1 विल कैंसिल आउट, sin 60 आपका आएगा √3/2, cos 60 आपका आएगा 1/2, तो ये बन जाएगा दोस्तों 200, सॉरी
इट विल बिकम, इट इज सिंपली, ये सिंपली बन जाएगा 200/T2, राइट। तो यहाँ पे 2 आपका कैंसिल हो गया, तो T2 का वैल्यू जो आपका आएगा दैट इज 200/√3 के बराबर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इनको भी डिवाइड कर लेंगे, आपका T3 कैंसिल होगा, sin 30 इज 1/2, सो इट इज 1/2, sin 30 आपका 1/2 आएगा, sin 30 इज 1/2, और cos 30 का वैल्यू जो आपका आएगा वो √3/2 आएगा, सो इट इज √3/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा mg/T2, ठीक है। सो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो T2/√3 आएगा mg के बराबर। सो फाइनली आई विल राइट T2/√3, T2/√3 इज सिंपली इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब T2 का वैल्यू डालेंगे 200/√3, तो अगर आप T2 का वैल्यू डालेंगे 200/√3, डिवाइड में आएगा √3, ठीक है। तो ये आपका mg बन गया, g और 0 कट गया, तो ये बन जाएगा 20/√3 इंटू 1/√3, राइट। तो आपका मास जो आएगा वो 20/3 आएगा। सो इस सवाल का असली जवाब है 20/3, बट ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्लास में अनाउंसमेंट करवाई थी कि ये एंगल भी आप 60 ही ले लो। अगर आप ये एंगल भी 60 लेते तो ऑब्वियसली ये भी 20 आ जाता, फिर इसका आंसर 20 आ जाता, राइट। अब अगर किसी बैच में अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो वहाँ पे ये आपको बोनस मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो आप जानते होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक गाड़ी के अंदर पेंडुलम लटका हुआ है, ये ट्रॉली जो है, ये गाड़ी जो है, ये एक्सेलरेट हो रही है आगे की ओर, तो पेंडुलम पीछे जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आप निकाल लीजिए गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या अगर ये 37 डिग्री पे आ गया। अगर आपने पढ़े होंगे सीडो फोर्सेस वगैरह, इसके लिए सिंपल शॉर्टकट है tan थीटा होता है a/g के बराबर, है ना। या सिंपली ये, या तो हम सिंपली कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्स है, एक नीचे की ओर mg है। अगर हम कार के फ्रेम से ही देखेंगे तो सीडो फोर्स लगेगा, पीछे की ओर सीडो फोर्स आपका m लगेगा। यहाँ से बच्चों टेंशन लगेगा t, तो अगर हम t को रिजॉल्व करेंगे, ये 37 तो ये भी 37 होगा, है ना, दोनों 37 होंगे। तो बच्चों ऊपर से आएगा t cos 37, इट इज t cos 37, यहाँ से आएगा t sin 37, राइट। अब सिंपली क्या होगा, t sin 37 ma के बराबर होगा, t sin 37 इक्वल टू ma एंड t cos 37 इक्वल टू mg, है ना। तो अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे, टी कटेगा, sin 37/cos 37 आपका हो गया tan 37, सो mm कटेगा, ये आएगा a/g। जैसा कि आप जानते हैं a होता है g tan थीटा के बराबर, है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, एक्सेलरेशन g tan थीटा। तो बताइए g का वैल्यू हमें 10 डालना है, tan 37 आपका 3/4 होता है, सो 2 2 4, 2 5 10, इट इज 15/2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन यही था कि गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए ताकि पेंडुलम 37 डिग्री एंगल पे आके रुक जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% देन परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। दो तरीके करने की, एक तो शॉर्टकट, अगर आपने मेरे पास पढ़ा है, हम यूजुअली का एक शॉर्टकट यूज करते सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज मोमेंटम में कितना परसेंट चेंज हो रहा है 50, इसका डबल कर लो, 50 का डबल हुआ 100, प्लस करो पहले डिजिट का स्क्वायर, पहला डिजिट कौन सा है 5, सो 5 स्क्वायर 25, सो 25 प्लस करना, तो आंसर क्या आएगा 125। ये आपका शॉर्टकट हो गया, है ना। इसका डबल कर लो 100, फिर पहले डिजिट का स्क्वायर यानी 25 ऐड कर लो, आंसर आएगा 125%। सो अगर मोमेंटम में परसेंटेज 50 आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में इतने परसेंट का चेंज आएगा। बट अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं, जनरली अगर हम करना चाहेंगे, सो वी कैन सिंपली यूज, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, है ना, p²/2m। तो अगली बार, पहली बार अगर मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी है ke। अब दूसरी बार काइनेटिक एनर्जी आ गई सपोज ke', है ना। अब अगली बार का मोमेंटम कितना है, मोमेंटम बढ़ रहा है 50% से, यानी p + 50/100, 50% हुआ 50/100 p, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p²। पहली बार अगर मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी है ke। दूसरी बार मोमेंटम बढ़ गया है, कितना बन गया है, p + 50% ऑफ p, है ना। सो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बस इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिल जाए। सो अगर हम बच्चों इसको डिवाइड कर लेंगे, सो व्हाट इज ke' ke, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इन दो को डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा p प्लस, ये कटेगा, ये 1/2 आएगा,
1/2 पी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कॉमन निकल के इस पी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। सो नई काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आएगी दैट विल बी 1 + 1/2 यानी 3/2 का स्क्वायर। सो 3/2 का स्क्वायर हुआ 9/4। सो ये आपके आया रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 100। सो यहाँ पे अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे ये बनेगा के फाइनल बाई के इनिशियल -1 है ना, -1 मल्टीप्लाई बाई 100 राइट। अब के फाइनल बाई के इनिशियल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दैट इज 9/4। सो 9/4 -1 मल्टीप्लाई बाई 100 राइट। तो आंसर जरा बताइए क्या आएगा बच्चे? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी 9 - 4 दैट इज 5 यानी 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंट्स में आंसर आएगा। सो 4 1s are 4 25s are 25 इंटू 5 जो आपका आएगा दैट इज 125%। सो परसेंटेज चेंज जो आपका आएगा दैट इज 125%। ऑप्शन नंबर डी आपका, सी आपका सही ऑप्शन। नाउ calculate the acceleration of the block and the trolley system as shown in the figure. The coefficient of the friction between the trolley and the surface is 0.05. coefficient of friction यहाँ दे रखा है। Here coefficient of friction is given as 0.05. And mass of the string is negligible and no other friction exists. We have to find the acceleration of the system. System की acceleration कैसे निकालेंगे? ये वाला force कितना होगा यानी 2g, पीछे वाला फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो कि म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है ना। सो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू है आपका 0.05 और नॉर्मल इस ब्लॉक का होगा 10g के बराबर है ना, 10g के बराबर। अब ये दो फोर्सेस हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट नहीं करेंगे हम, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। एक्सेलरेशन होगी ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम राइट। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो आपका आएगा, यहां से लगने वाला फोर्स जो है दैट इज 2g, पीछे से लगने वाला फोर्स जो है वो ये वाला है 0.05 इंटू 10 इंटू जी के बदले भी 10 ही डाल दो डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 12 राइट। सो एक्सेलरेशन जो आएगी इट इज 20, ये बनेगा 100 इंटू 0.05 हुआ 5 डिवाइड बाई 12। सो सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी 15 डिवाइड बाई 12। अब अगर कैंसिलेशन करेंगे 3 5s are 15, 3 4s are 12, 5/4 तो 5/4 इज द आंसर यानी 1.25। सो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो इस पेपर में हमने क्वेश्चन जो है ठीक कुछ क्वेश्चन अबो स्टैंडर्ड रखे हैं, एक दो क्वेश्चन इनफैक्ट जेई एडवांस के भी मैंने रखे हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से पेपर आता है अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से सेटिंग हो गई। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ मास एम। ठीक है, आपके पास स्मॉल एम है, इसको एक वेज के ऊपर रखा गया है जिसका मास है कैपिटल एम, ये वाले ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, ये वाले वेज का मास है एम और इस वाले ब्लॉक का मास है एम डैश। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम डैश, हमें बताना है एम डैश का कम से कम वैल्यू क्या होगा और रस्सी में टेंशन कितना होगा, यानी रस्सी का टेंशन भी हमें निकालना है सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम विल मूव वर्टिकली डाउन विद एक्सेलरेशन दिस। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आप निकालो एक तो एम डैश का वैल्यू और निकालो टेंशन का वैल्यू, है ना, ताकि ये वाला ब्लॉक जो है इसकी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन हो, यानी और किसके बराबर हो 10 के, यानी इसका फ्री फॉल हो रहा हो, है ना। लॉजिक समझो, ये वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउन है और 10 है, यानी इसका फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल कब होगा? फ्री फॉल तब होगा जब इसको नीचे से कोई फोर्स ना लग रहा हो, ये सिर्फ ग्रेविटी में फॉल हो रहा। यानी पहला पॉइंट ये आया कि ये एक दूसरे पे नॉर्मल नहीं लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 0, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नॉर्मल रिएक्शन इन दो के बीच में कुछ भी नहीं है, तो अगर हम देखेंगे क्या ये वाला ब्लॉक इस पे कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं, कोई नहीं लगा रहा। यानी अब अगर हम इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो इस सिस्टम की जो बच्चे एक्सेलरेशन होगी वो होगी टोटल फोर्स बाय टोटल मास। इधर लगने वाला फोर्स है एम डैश जी, है ना, वेट डिवाइड बाय व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास सिस्टम आपका आएगा एम डैश प्लस एम। सर आपने ये वाला मास नहीं लिया क्योंकि ये इस पे तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दो के बीच में कोई कनेक्शन ही ना हो, बस ये मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं।
सो फिलहाल ये आ गई सिस्टम की एक्सेलरेशन, ये आ गई इस सिस्टम की एक्सेलरेशन। अब देख लीजिए बच्चे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये वेज फ्रेम से ही देखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा होगा। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, नीचे से बच्चों mg होगा, ये नीचे से mg होगा। अगर हम देखेंगे यहाँ से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ से mg का कॉस कंपोनेंट होगा, है ना, mg कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे, इस फ्रेम से अगर मैं देख रहा हूँ, इधर से लगने वाला फोर्स होगा सीडो फोर्स, है ना, तो इस पे यहां से सीडो फोर्स लगेगा ma। और अगर हम ma को रिजॉल्व कर लेंगे, यहां से अगर मैं ये कंपोनेंट निकालना चाहूं यहां से, तो अगर ये थीटा है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे ये वाला एंगल आपका थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो अगर हम देखेंगे ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ma का यहाँ से कॉस होगा, यहाँ से ma का साइन कंपोनेंट होगा, यानी यहाँ से ma साइन थीटा होगा। अब सिंपल सी बात है, नॉर्मल फोर्स तो नहीं लग रहा है ना, तो कहना ही सिंपली से ma साइन थीटा जो है ये mg कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। सो कहना ही सी ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा, राइट। सो mm यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा g cos थीटा बाई साइन थीटा हुआ cot थीटा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आया cot थीटा। अब हम a का ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो जरा हमें बिकॉज m डैश ही निकालना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर लीजिए, इट इज m डैश g डिवाइड बाई m डैश प्लस m, है ना। अगर कोई सोच रहा होगा सर ये आपने ये दो फोर्सेस क्यों बराबर रखे, क्योंकि ये इस पे कोई फोर्स बना ही नहीं रहा है ना, ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। सो यहाँ पे आपका सिंपली आएगा इट इज जी कॉट थीटा, तो जी जी आपका कैंसिल हो गया, हमें एम डैश निकालना है, तो एम डैश का वैल्यू जो आएगा इट इज एम डैश कॉट थीटा, एम डैश कॉट थीटा प्लस एम कॉट थीटा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एम डैश निकालना है, इसको इधर ले आओ। सो जब इसको इधर लाएंगे फिर एम डैश कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉट थीटा, है ना, और ये बन जाएगा एम कॉट थीटा। तो बच्चा बताइए एम डैश का वैल्यू क्या आएगा, एम डैश का वैल्यू आएगा एम कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम डैश। सो m cot थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा, यानी पहला वाला ऑप्शन जो आपका है वो आपका सही है। अब अगर हम देखेंगे, अगर हम टेंशन भी निकालेंगे, इस ऑब्जेक्ट में टेंशन भी निकालेंगे, देखेंगे टेंशन क्या आएगा, तो बच्चे टेंशन जो आपका आएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये टेंशन आएगा ना, इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या ना सिंपली से टेंशन होगा m इंटू ए के बराबर, है ना, टेंशन, बिकॉज ये तो इस पर कोई दबाव नहीं बना रहा है, सो टेंशन होगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारी आई है g कॉट थीटा, यानी g कॉट थीटा, यानी टेंशन जो आपका आएगा इट इज mg कॉट थीटा, और आई कैन से टेंशन इज mg बाई tan थीटा, है ना, mg बाई, यानी ये वाला ऑप्शन भी इसका सही है। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखा था, जिस बच्चे ने दोनों में से कोई भी ऑप्शन को टिक मारा है तो उसका कंसिडर किया जाएगा कि ये सही जवाब है। सो दोनों सही है, दिस वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। Now, तो बच्चे देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg वेरीज विद x इक्वल टू दिस, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट सेकंड विल बी। ये क्वेश्चन आपने काफी बार किया हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया टी स्क्वायर, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी बन गई 2t के बराबर। अब हमें बताना वर्क डन, हम जानते हैं एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो बताइए फाइनली टाइम लेना है 1 सेकंड, इनिशियल टाइम 0 लेंगे, तो जरा बताइए व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m इंटू v फाइनल स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m इंटू v इनिशियल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आएगा 1/2 मास है ऑब्जेक्ट का 1 kg, फाइनल वेलोसिटी यानी t का वैल्यू 1 सेकंड डाल दो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट सेकंड, सो फाइनल टाइम ऑफ 1 सेकंड लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m, इनिशियली t का वैल्यू 0 देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर, तो बताइए क्या आएगा 2, ये 2 कटेगा, सो वर्क डन जो आपका आएगा 2 जूल का आएगा, सो वर्क डन इज 2 जूल, सो सेकंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये बहुत सारे बच्चों ने अगर ऑलरेडी किया होगा, इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला भी है। ए रोप ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हैंगिंग ऑन द टेबल व्हेन 1/4, एक रस्सी है टेबल के ऊपर, इसका 1/4 हैंगिंग है, हमें बताना कितना वर्क लगेगा इस हैंगिंग पार्ट को टेबल के ऊपर चलाने में, हाउ टू फाइंड द वर्क। तो हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस रस्सी को रिप्लेस करते हैं बाय द सेंटर ऑफ मास। तो हम समझते हैं इस सेंटर ऑफ मास को ऊपर ले जाना, तो इस सेंटर ऑफ मास को हमें ऊपर लेना है, कितना ऊपर लेना है, अगर ये l/4 है तो ये l/8 हुआ ना इसका हाफ, यानी इसको l/8 ऊपर ले जाना है।
सो वर्क डन होगा mgh के बराबर। कितना h कितना लोगे, इसको कितना ले जाना l/8। अब मसला इसका मास कितना लेंगे, है ना। अगर ये पूरी रस्सी का मास है m, हैंगिंग पोर्शन है l/2 l/4, तो हैंगिंग पोर्शन का मास भी होगा ना m/4। यानी ये जिस रस्सी को आप रिप्लेस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास से, इसका मास भी होगा m/4। अब कितना वर्क लगेगा इस m/4 को ऊपर लेने में, सो वर्क कितना लगेगा, वर्क डन आएगा सिंपली mgh के बराबर। अब इस हैंगिंग पार्ट का मास कितना है m/4, जी ऐसे लिखेंगे। किस हाइट पे सेंटर ऑफ मास को यहां लेना l/8 पे, तो आपका आंसर सिंपली आएगा mg l/32। सो दिस इज द वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। बट वी हैव ए शॉर्टकट फॉर्मूला एज वेल, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, दैट इज mg l/2n², है ना, 2n²। ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। n आपका है यहाँ पे 4, है ना, 1/4 हैंगिंग है, तो n आपको 4 लेना पड़ेगा। यानी mg l/2 इंटू 4², 4² इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, यानी mg l/32। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ ए पंप मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट वाटर टू ए हाइट ऑफ, आपके पास एक मोटर है, वो हैव ए मोटर हियर, ये मोटर पंप है। हम पानी को लिफ्ट करवा रहे हैं टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर एंड डिलीवर वाटर दिस अमाउंट विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस। यानी इस पंप से आप पानी ऊपर चढ़ा रहे हैं और पानी को बाहर फेंका जा रहा है। किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से पानी को बाहर, एक तो पानी को ऊपर चढ़ाना फिर बाहर फेंकना। सो किस हाइट तक पानी को चढ़ाया जा रहा है, 4 मीटर हाइट तक। हमें बताना है कि पंप का पावर क्या होगा। देखो पंप को 2 काम करने, एक तो पानी ऊपर चढ़ाना और बाहर फेंकना है। तो वर्क कितना लगेगा, वर्क कितना लगेगा, पंप का वर्क कितना होगा, एक तो mgh लगेगा, वर्क है mgh, एक तो पानी को ऊपर चढ़ाना mgh और बाहर फेंकना है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करनी है, यानी 1/2 mv²। This is the total work done in lifting the water up and eject it with a velocity v. So this is the total work done. अब पावर अगर हमें निकालना हो, पावर होता है ना वर्क डन बाई टाइम, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, बस ये पावर है रिक्वायर्ड पावर। आपके मोटर का पावर ये होना चाहिए। अब अगर हम m कॉमन निकालेंगे तो m/t अंदर बचेगा gh प्लस v²/2, राइट। अब देख लीजिए, अब आपको m/t दिया है, मास पर मिनट पर यूनिट टाइम, बट ये मास नहीं, एक्चुअली आपको वॉल्यूम दिया गया, आपको दिया गया है वॉल्यूम इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम। तो कितना वॉल्यूम है, 0.12 मीटर क्यूब, टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच इज बीइंग इजेक्टेड आउट, बट हमें निकालना मास पर यूनिट टाइम। तो मास पर यूनिट टाइम जो आपका आएगा ये होगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को ही मास कहते हैं ना। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आपको ये आया है 0.12 डिवाइड बाई 60। चूंकि आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे मास चाहिए, मास पर यूनिट टाइम, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी है 10⁻3। सो ये आपका मास पर यूनिट टाइम आएगा, मास पर यूनिट टाइम, सॉरी। सो मास इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम आपका आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। व्हाट इज मास पर यूनिट टाइम, 0.12 बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 4, वेलोसिटी है 10² डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आना है 0.12 इंटू 10⁻3 हुआ 120 डिवाइड बाई 60, ये 40 है, ये 50 हो गया, है ना। 100/2 इज 50, तो 0 0 गया, 6 1 जार 6 2 जार, सो 2 इंटू 90, तो आपका आंसर आएगा 180 वाट। यानी आपके मोटर का पावर जो होना चाहिए 180 वाट होना चाहिए, इट शुड बी 180 वाट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहे हैं बीड ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की। आपने एक बीड को अटैच किया एक स्प्रिंग के साथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। इट्स नेचुरल लेंथ इज एल, यानी रस्सी ये जो स्प्रिंग है इसकी अपनी लेंथ है एल, यानी यहाँ पे रिलैक्स। अगर ये सीन देखेंगे ये रिलैक्स्ड स्प्रिंग है। अब हमने क्या किया, नाउ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रॉड, स्प्रिंग को अब स्ट्रेच कराया जा रहा है, यानी इस बीड को इधर लिया जा रहा है।
जब तक ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री के बराबर। अब यहां से हम इसको छोड़ रहे हैं, ये यहां पे था, हमने इसको इधर खींचा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, अब हम इसको छोड़ेंगे तो ये आगे जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन इट्स वेलोसिटी ऑफ द बीड इन द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज, यानी जब रस्सी वर्टिकल बनेगी यानी यहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं यहां से यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाला हूं। तो सिंपली जरा मुझे बच्चे बताइए क्या लिखें, क्या नहीं, राइट, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियली इसको छोड़ा जा रहा है यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक्स है, स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो गया है, एक्स वो चीज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अभी यहां पे आ गया, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, राइट। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 होगी बिकॉज स्प्रिंग रिलैक्स। अब कोई सोच होगा सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने क्यों नहीं ली, यहाँ पे जितना ऊपर है हाइट ग्राउंड से, यहाँ भी उतना ही ऊपर है, तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सेम होंगी। वो अगर इधर भी लिखेंगे वो कैंसिल हो जाएगी। सो नो नीड टू राइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लीजिए, अब मसला ये है कि x कितना है, बस हमें ये चीज़ चाहिए, x कितना है। अगर हम देखेंगे ये l है, तो ये वाले ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा में ये डिस्टेंस पहले निकालूंगा तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, cos थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मान लो ये हाइपोटेन्यूज है y, सो cos 60 जो आपका आएगा दैट विल बी l डिवाइड बाई y। सो y आपको जो आएगा इट इज l डिवाइड बाई cos 60, cos 60 इज 1/2, यानी y आया 2l के बराबर, ठीक है। यानी ये टोटल लेंथ है 2l, ये कितनी है, ये l है। इसका मतलब स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ थी l, फाइनल लेंथ है 2l, तो स्ट्रेच कितनी हुई है 2l माइनस l, यानी ये स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुई है, इस स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आया है वो आएगा 2l माइनस एल, दैट विल बी x, यानी 2l माइनस एल, यानी स्प्रिंग में स्ट्रेच l आया, यानी x के बदले आप क्या लिखेंगे, x के बदले आप l लिखेंगे। तो बताइए क्या आएगा, 1/2 के एल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। क्या 2 कैंसिल हुआ, यस सर। सो ये बन जाएगा के एल स्क्वायर बाई एम, आपका v स्क्वायर बन गया, यानी v बनेगा अंडर रूट ऑफ के एल स्क्वायर बाई एम। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बीड जब ये बीड यहां पे आएगा। सो अंडर रूट के एल स्क्वायर बाई एम, सो इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, जब एक इंसान अपनी स्पीड बढ़ा रहा बाई 2, ही फाइंड्स दैट हिज काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इसको लगता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। तो हमें बताना ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन क्या था। अब लॉजिकली सोच लीजिए आप, ये मैन है, मान लो इसका मास है m, पहले इसकी वेलोसिटी है v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, है ना काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इसने क्या किया, इसने स्पीड बढ़ाई बाई 2, यानी इस इंसान की अब स्पीड जो है वो बन गई v+2, मास तो m ही है। इसको ये महसूस कर रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में डबल होगी, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आएगी, शाबाश, 1/2 m इंटू v+2 का स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी ये पहले के मुकाबले में डबल, यानी ये काइनेटिक एनर्जी है इसका डबल, यानी 2 टाइम्स 1/2 mv स्क्वायर। बस अब आपको v निकालना, क्वेश्चन यही था, वो है टू फाइंड v। तो अब v कैसे निकालेंगे, mm आपका यहाँ पे कैंसिल होगा, तो v+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। हमें बताना v ही क्या है, इसकी ओरिजिनल स्पीड v क्या है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी 4v विल बी इक्वल टू 2v स्क्वायर। इनको शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप v का वैल्यू निकालोगे वो आएगा -b, यानी -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, a है 1, c है -4 डिवाइड बाई 2a, राइट। सो ये आपको आएगी इस इंसान की एक्चुअल वेलोसिटी। सो ये बन गया बच्चे 4, ये बन गया अंडर रूट ऑफ, यहाँ देख लीजिए 4 स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस इज प्लस, ये भी 16 बनेगा, 16 प्लस 16 इज 32, यानी 4√32/2 आएगा। तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेंगे, ये बनेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 2√8, है ना, 2√8 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4/2 इज 1, यानी ये बनेगा 1 प्लस माइनस √8, है ना, 2 कटेगा, सॉरी इट इज 2,
यहाँ पे 2 आएगा, 2 प्लस माइनस 2 √8/2, ठीक है। तो 2 भी कटेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा √8 इज 2√2, ठीक है। तो 2 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस √2। सो दिस इज द आंसर। माइनस साइन नहीं लेंगे बिकॉज ये माइनस आएगा फिर, सो इसकी वेलोसिटी होगी 2 × 1 प्लस √2। सो 2 × 1 प्लस √2, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एम, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, एम का कम से कम वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये सिस्टम मूव ना करें। ये सिस्टम मूव कब नहीं करेगा, ये तब मूव नहीं करेगा जब इधर वाला फोर्स यानी 2g होगा पीछे वाले फ्रिक्शन के बराबर, बस दैट इज इट। ये तब मूव नहीं करेगा। जब ये दो फोर्सेस बराबर होंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो अब आप ही मुझे बताइए नाउ व्हाट इज द कंडीशन, ये वाला फोर्स होगा इसके बराबर। तो बच्चे पहले बताइए यहाँ फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू है 0.2 लेकिन नॉर्मल पूरे के वेट के बराबर आएगा ना 8 प्लस m इंटू जी। यहां वाला फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू है 0.2, नॉर्मल के बदले आएगा 8 प्लस m इंटू जी। अब ये दो फोर्सेस आप इक्वेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, यानी 0.2 इंटू 8 प्लस m इंटू जी आपका 2g के बराबर आएगा। जी कैंसिल हुआ तो 8 प्लस m आया 2 डिवाइड बाई 0.2 यानी 8 प्लस m आया 2/10, 2 कटेगा ये 10 आएगा, तो m का वैल्यू आएगा 10 माइनस 8 दैट इज 2 kg। यानी m का वैल्यू जो है वो कम से कम 2 kg का होना चाहिए ताकि सिस्टम मूव ना करे। देखिए वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आपको एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 30 डिग्री एंगल पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 1/√3। क्वेश्चन कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ की ओर लगेगा और कितना होगा, दैट इज इट। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे 100 न्यूटन लग रहा है, तो 100 न्यूटन फोर्स असल में इधर से लग रहा है। ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये 100 न्यूटन जो है इसके अगर हम कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ से आएगा 100 cos 30 और ऊपर से आएगा 100 sin 30, राइट। तो ये ऊपर से फोर्स आया, नीचे से इसका वेट होगा 3g के बराबर। पहले सोचेंगे कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ऊपर वाला फोर्स है 100 sin 30, ये हुआ 100 sin 30 हुआ 1/2 यानी 100 इंटू 1/2 यानी 50, यानी ऊपर लगने वाला फोर्स 50 है, यहाँ से 50 लग रहा है, नीचे से 30 लग रहा है ना। तो इस हिसाब से बुला कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर, बिकॉज ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे, यानी फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, राइट। अब जब फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा तो ऊपर वाला फोर्स होना चाहिए नीचे वाले फोर्स के बराबर। तो ऊपर वाला फोर्स आपका, अगर हम पहले लॉजिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन भी निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू का वैल्यू है 1/√3, नॉर्मल होगा आपका ये, जितना यहां से फोर्स लग रहा उतना ही नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल होगा 100 cos 30, यानी 100 व्हाट इज cos 30, cos 30 इज √3/2, तो √3 जाएगा यानी 50 आया। यानी फ्रिक्शन खुद को ज्यादा से ज्यादा 50 रख सकता है, लेकिन 50 की जरूरत नहीं, बिकॉज ये रेस्ट में ब्लॉक, ऊपर से फोर्स लग रहा है 50, नीचे से वेट है 30, तो फ्रिक्शन भी नीचे ही लगना चाहिए ताकि ये फोर्सेस बैलेंस हो, और नीचे लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा वो 50 नहीं होगा, नीचे लगने वाला फोर्स जो है वो होगा आपका 20, ताकि फोर्सेस बैलेंस हो जाएं। ऊपर से 50 नीचे से 30, तो ये भी 20 होना चाहिए। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बच्चे कितना है, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है 20, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 20 और डाउनवर्ड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। देखिए, a particle of mass 10/7 kg is moving in positive x direction. Initial position is this. Initial velocity is this. Velocity at x, हमें बताना है velocity at x equal to 10 क्या है। यूजुअली बच्चे गलत कर देते हैं, वो निकालते हैं एरिया, वो कहते हैं पावर का ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देगा, फिर वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो गया सवाल खत्म। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये पावर और टाइम का ग्राफ नहीं, ये पावर और पोजिशन का ग्राफ है। यहाँ से पावर है, यहाँ से एक्स है, ये पावर और पोजिशन का ग्राफ है। तो देखिए हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। अगर मुझे आप सबसे पहले बच्चों बताएंगे कि यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan थीटा जो होगा परपेंडिकुलर है आपका 2 और बेस है आपकी 10, यानी 2/10 यानी 0.2, यानी tan थीटा हुआ 0.2, यानी इस लाइन का स्लोप जो हमारा आया वो 0.2 आया। मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी जो होती है दैट इज y = mx + c, है ना। सो y आएगा, व्हाट इज द m, स्लोप कितना है 0.2, x प्लस व्हाट इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसका 2 है,
सो इंटरसेप्टेड 2 है। तो ये इक्वेशन होगी। अब y के बदले सिंपली हम पावर लिखेंगे बिकॉज ये पावर का ग्राफ बताया गया है। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ द पावर। सो पावर का इक्वेशन मेरे पास आ गया, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब देखो लॉजिकली हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट पोजीशन x, यानी मुझे v और x का रिलेशन चाहिए। यहां से x तो है, यहां से कहीं ना कहीं v आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे ये इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू में लिख रहा हूं। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं। सो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर होता है ना फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ डॉट वी। तो ये बन जाएगा 0.2x प्लस 2। तो 4 जो आपका आएगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी मास एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx। dv बाई dt नहीं लिखेंगे बिकॉज मुझे dx चाहिए, मुझे वेलोसिटी और x का रिलेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के बदले हम लिखेंगे बच्चों v dv बाई dx, है ना। और यहाँ पे आएगा v, इट इज 0.2x प्लस 2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन जाएगा mv स्क्वायर, यानी mv स्क्वायर dv किसके बराबर आया 0.2x प्लस 2 इंटू dx। देखिए मुझे वेलोसिटी और x का रिलेशन मिल गया। अब हम सिंपली ये dv dx खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो इफ आई इंटीग्रेट द थिंग्स, अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ साइड से मास बाहर आएगा, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया v क्यूब बाई 3, राइट। तो वेलोसिटी के लिमिट्स डालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी है 1, फाइनल निकालनी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 1, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ डालना, x का वैल्यू 0 है, फाइनली x का वैल्यू है 10, तो x का लिमिट जाएगा 0 टू 10। अब यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे बनेगा 0.2, x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 2, लिमिट जाएगा 0 टू 10, प्लस 2 का इंटीग्रेशन हुआ 2x, x का लिमिट जाएगा 0 टू 10। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस ऑलमोस्ट हो गया ये। तो मास आपका दिया है 10/7, सो मास इज 10/7, राइट। ये 3 भी बाहर निकालो, तो 7 इंटू 3 आया 21, सो क्या यहाँ पे लिखूं 10/21। सो इट इज 10 ये बन जाएगा 10/21, है ना। अंदर आएगा v क्यूब, है ना। सो ये बन जाएगा v क्यूब माइनस, फिर लोअर लिमिट देंगे यानी 1 क्यूब, v क्यूब माइनस 1 क्यूब। यहाँ पे बच्चों आएगा ये, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी 0.1, है ना। तो ये बन जाएगा 0.1, यहाँ पे x के बदले 10 दे तो ये बनेगा 10 स्क्वायर इज 100, यानी ये 100 आया। 0.1 इंटू 100 प्लस आएगा 2, x के बदले दे दीजिए 10, यानी x के बदले 10 आया। तो बस हो गया सवाल खत्म। ये बन गया 10/21, ये आ गया v क्यूब माइनस 1, ये बन गया 10, है ना। 10 और 20 हुआ 30 के बराबर। क्या 0 0 गया? यस सर। सो 3 इंटू 21 हुआ 63, यानी यहाँ फाइनली मैं लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा v क्यूब माइनस 1 आपका बच्चे आएगा, v क्यूब माइनस 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 63। तो v क्यूब का वैल्यू आया 64, तो v का वैल्यू जो आया इट इज 64 का क्यूब रूट, है ना। सो 64 का क्यूब रूट 4 होता है, यानी वेलोसिटी जो आएगी वो 4 आएगी। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप नए नए देखेंगे जो इस साल पेपर आया उसके अराउंड देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे खासे भी जो आप कर सकते हैं, बट इन क्वेश्चंस पे भी थोड़ी आपकी मेहनत नज़र होनी चाहिए, तब जाके थोड़ा फील आता है कि नहीं करना कैसे है, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा। आपको एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है 2m और m का जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कट करने के बाद इन दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली फोर्सेस दिखाते हैं। इधर कितना होगा फोर्स mg, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो रस्सी में टेंशन भी mg ही होगा ऊपर की ओर, है ना। ये रुका हुआ इक्विलिब्रियम में, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। नीचे अगर mg है तो टेंशन भी mg होगा, और ये रस्सी में नीचे की ओर टेंशन भी mg ही होगा, है ना, नीचे की ओर। अब इस ब्लॉक का अपना वेट है ट्वाइस mg, है ना। एक तो रस्सी में टेंशन है mg और इस ब्लॉक का वेट है 2mg, तो ऊपर वाली स्प्रिंग में जितना नीचे फोर्स है उतना ऊपर भी होना चाहिए, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है सारा। सो इधर 2mg है और mg है, तो यहाँ क्या आएगा 3mg के बराबर, ये सीन आएगा। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर तक हम ये फ्लो डायग्राम बनाते हैं ताकि फोर्स उसको पहचान सकें हम। अब जब हम रस्सी को कट करेंगे तो ये वाला टेंशन एब्रप्टली 0 बनेगा, नीचे वाले ब्लॉक का फ्री फॉल होगा, या नीचे वाले ब्लॉक पे अब टेंशन तो 0 बन गया, सिर्फ नीचे वाला फोर्स है mg, तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय मास, यानी mg बाई इसका मास m है, mm गया, एक्सेलरेशन आया g, और ये नीचे गिरेगा यानी फ्री फॉल होगा, नीचे वाले ब्लॉक का फ्री फॉल होगा। अब अगर ऊपर वाले ब्लॉक की हम बात करेंगे 2m वाले ब्लॉक,
ऊपर से लगने वाला फोर्स आपका 3 mg है। ये टेंशन तो खत्म ही हो गया रस्सी के कट करने से, mg तो खत्म हुआ, अब नीचे सिर्फ 2 mg है ना। अब जरा बताइए ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर, बिकॉज ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 3 mg minus 2 mg divided by 2m, राइट। सो 3 mg minus 2 mg हुआ mg, यानी mg by 2m, ठीक है। तो mm गया, आंसर आया g by 2, और ये ऊपर जाएगा, यानी ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी g by 2 अपवर्ड, नीचे वाले की होगी नीचे की ओर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ 2m की g by 2 है, और यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन। 16 देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहे हैं कार्ट हैविंग ए टोटल मास, इसका टोटल मास है 3000 kg, इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा बाहर से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फोर्स का जिक्र ही नहीं है। एंड नाउ सैंड इज लीकिंग फ्रॉम द होल विद द रेट, इसके नीचे एक होल है तो सैंड लीक हो रही है। हमें बताना है कार्ट की स्पीड क्या होगी 1 मिनट के बाद। देखिए बच्चों, जब सैंड लीक होगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में, उसकी भी वेलोसिटी यही होगी, सैंड की भी वेलोसिटी यही होगी। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सैंड विद रिस्पेक्ट टू द कार, दैट इज 0। और हम जानते हैं वेरिएबल फोर्स जो आपका होता है दैट इज सिंपली VR इंटू dm/dt। सो सैंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट जो है वो 0 है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स जो आपका लगेगा वो 0 होगा, यानी कार्ट पे लगने वाला फोर्स 0 है। तो जब इस पे फोर्स 0 होगा तो ये बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं होगा, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जो इसकी वेलोसिटी थी पहले 10, अभी भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, है ना। यूजुअली हम सोचते हैं कि मोमेंटम कंजर्व हो जाए, मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा है। कार्ट का मास अगर कम हो रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर है कुछ, लेकिन नीचे जो मास गिर रहा है, नीचे जो मास गिर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में गिर रहा है ना, तो मास उस सैंड का भी मोमेंटम हमें लेना, ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कार्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी। चलिए, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर। आपके पास एक एलिवेटर है, वो हैव एन एलिवेटर हियर, आपने एक ब्लॉक को सस्पेंड कर रखा है जिसका मास m है। द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन e। द वर्क डन बाय द टेंशन, हमें बताना है टेंशन कितना वर्क करेगा ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड्स, टाइम है t सेकेंड, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से, यानी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। ऊपर जाते जाते टेंशन जो होता है दैट इज mg + ma या m × g + a, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। वर्क डन बाय दिस टेंशन किसके बराबर होगा, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट मान लो ये ऊपर ही जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट s है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, है ना, ग्राउंड फ्रेम से तो ये ऊपर ही जाएगा। तो टेंशन आपका आया m × g + a, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे s = ut + ½ of at², ठीक है। तो द वर्क डन बाय ऑन ब्लॉक यूनिटी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, सो डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लिखेंगे ut + ½ of at², राइट। तो वी एज्यूम द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, वरना इसका जिक्र हुआ होता सवाल में। सो वर्क डन जो आपका आएगा दैट इज m × g + a, और यहाँ पे आएगा 1/2 at², यानी ½ of at²। सो दिस इज द डिस्प्ले, सो वर्क डन आएगा 1/2 mg + a t², यानी m/2 g + a t²। सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना क्या है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो सीडो फोर्स भी बनाना पड़ेगा, अगर आप इस सिस्टम को देख रहे हैं लिफ्ट फ्रेम से ही। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगने वाला फोर्स एक तो 5g है वेट, और नीचे सीडो फोर्स लगेगा 5 × a, यानी 5a, 5 × 2 दैट इज 10, यानी यहाँ टोटल फोर्स इतना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कौन सा फोर्स है, देखो वेट का साइन कंपोनेंट इधर आएगा, अगर आपने पढ़ा है तो वेट है mg, इसका साइन कंपोनेंट आएगा 10g sin 30, राइट। लेकिन सीडो फोर्स तो लगेगा, चूंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है सीडो नीचे लगेगा, सीडो का भी साइन कंपोनेंट यहां से आएगा, कितना आएगा, सीडो फोर्स होगा m × 2 यानी 10 × 2 वो 20 हुआ, सीडो फोर्स होगा m × a यानी 10 × 2 यानी 20, यानी 20 का यहां से साइन कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। अब जरा देख लीजिए क्या ये सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे, बिकॉज टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी। सो सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी, इधर लगने वाला फोर्स माइनस इधर लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है 10g sin 30, है ना, तो 10g sin 30 प्लस 20 sin 30, और वहाँ वो वाला फोर्स माइनस होगा माइनस 5g यानी 50 और 10 हुआ 60, राइट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इट इज 10 यानी 100 sin 30 इज 1/2,
इट इज 20, साइन 30 इज 1/2, माइनस 60 आएगा। सो ये बन जाएगा बच्चों 50, ये बन जाएगा 10। सो 50 और 10 हुआ 60 माइनस 60। सो एक्सेलरेशन आपकी 0 आ गई, यानी एक्सेलरेशन इस सिस्टम की 0 है। तो जब सिस्टम की एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये तो रुका हुआ रहेगा। अब अगर मैं आपसे फिर पूछूं टेंशन बच्चे कितना होगा इस रस्सी में, फिर टेंशन कितना होगा, चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है, तो टेंशन होगा नीचे वाले फोर्स के बराबर, यानी टेंशन होगा 50 + 10, यानी टेंशन होगा 60। और वही टेंशन फिर स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वही टेंशन स्प्रिंग फोर्स बनेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स आपका 60 आएगा। सो 60 न्यूटन इज द आंसर। देखिए एक बलून दिया गया है, A balloon with mass m is descending। आपके पास एक बलून है, ये नीचे आ रहा है, डिसेंड हो रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। वेयर ए इज लेस देन जी, ए इज लेस देन जी का मतलब है कि इसका फ्री फॉल नहीं हो रहा है। फ्री फॉल न होने का मतलब है कि ऊपर की ओर कोई रेजिस्टिव फोर्स शायद लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर एम जी लग रहा होगा अगर इसका मास एम है, ठीक है। ये नीचे गिर रहा है लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम है, जी से कम है, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर की ओर भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको रिटार्ड कर रहा होगा, जो इसकी एक्सेलरेशन कम कर रहा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, इस बालून में से कितना मास रिमूव किया जाए। मान लो हम m नॉट रिमूव कर रहे हैं, m नॉट इज द रिमूव्ड मास, जो मैं रिमूव कर रहा हूं। कितना मास रिमूव होना चाहिए ताकि ये मूविंग अप, ताकि ये ऊपर जाए, ताकि ये ऊपर जाए विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो मास हमने m नॉट रिमूव किया, तो अभी भी वही फोर्स लगेंगे, नीचे से mg होगा, और लेकिन नीचे से अभी mg नहीं होगा, नीचे से अब वेट तो कम हुआ होगा इसका। अब इसका मास मान लो इनिशियली था m, अब हो गया m माइनस एम नॉट, तो इसका मास है m माइनस एम नॉट इंटू जी, ये नीचे वाला फोर्स होगा। ऊपर वाला फोर्स तो फिलहाल f ही है, उसके साथ हमने कुछ छेड़खानी नहीं की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है रिमूव्ड मास m नॉट निकालना। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, क्या लिखें, चूंकि नीचे जा रहा है, सो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो कहना है इसे mg माइनस f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शाबाश, ये तो ऊपर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, f माइनस m माइनस एम नॉट इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसका मास कितना है, m माइनस एम नॉट, और एक्सेलरेशन कितनी है, e, ठीक है। ये दो मैंने दो सिचुएशंस में मैंने फोर्स की इक्वेशन लिख ली। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स का वैल्यू मैं निकालूंगा, वो इसके अंदर डाल दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। या तो ऐसा कहो, या तो इन इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे ताकि एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। सो जब मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लूंगा, एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी माइनस, अब मैं इन दो को ऐड करूंगा, फिर राइट साइड वाली टर्म्स को भी ऐड करेंगे, एम जी माइनस एम नॉट इंटू जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम माइनस एम नॉट इंटू ए, राइट। तो ये सिचुएशन है। तो बच्चे ज़रा बताइए कैसे इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। हमें निकालना एम नॉट, वी हैव टू फाइंड एम नॉट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा एम जी माइनस एम जी प्लस एम नॉट इंटू जी। मैंने इस जी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से भी क्या आएगा, इट इज़ एम ए प्लस एम ए माइनस एम नॉट ए। इस ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एम जी आपका कैंसिल हो गया, राइट। मुझे एम नॉट निकालना, तो एम नॉट वाली टर्म्स को एक साइड से रखो, तो इसको इधर ले आओ। सो एम नॉट जी प्लस एम नॉट ए आएगा, एम ए प्लस एम ए इज ट्वाइस एम ए। तो मतलब एम नॉट का वैल्यू निकालना है, तो ये कॉमन आएगा, जी प्लस ए किसके बराबर आया, ट्वाइस एम ए। तो बच्चों बताओ जरा एम नॉट का वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस एम ए डिवाइड बाई जी प्लस ए। सो दिस इज द रिमूव्ड मास, दिस इज द रिमूव्ड मास। इतना मास आपको रिमूव करना पड़ेगा, इतना मास आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा, इट इज ट्वाइस एम ए बाई जी प्लस ए, ट्वाइस एम ए बाई जी प्लस ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम आते हैं 20th क्वेश्चन पे, कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर है। फॉर द पाथ पी क्यू आर एक पाथ है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। द अमाउंट ऑफ बर्डन इन कैरिंग ए बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक जो वर्क हो रहा 5 जूल हो रहा है, एंड क्यू टू आर, क्यू से आर तक जो 2 जूल का वर्क लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द बर्डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम, यहाँ से यहाँ कितना वर्क लग रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो आप पार्टिकल को इस पाथ से ले जाओ या इस पाथ से ले जाओ, वर्क डन सेम होगा। इस पाथ के थ्रू वर्क डन 7 जूल है, इस पाथ के थ्रू भी 7 जूल ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन।
21. A gun of mass 10 kg fires 4 bullets per second. एक गन है जो फायर कर रहा है 4 बुलेट्स पर सेकेंड, राइट? 4 बुलेट्स एक सेकंड में फायर की जा रहा है. द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम. एक बुलेट का मास है 20 ग्राम. और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज दिस. जब ये लीव कर रही है बुलेट उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है 300. द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन. हम जानते हैं वेरिएबल मास सिस्टम जो होता है, जब हम उसे फायरिंग करते हैं, जब आप गन से बच्चों फायर करते हैं, ठीक है, जब आप गन से, मान लो आपके पास ये गन है, ठीक है, तो जब आप गन से बुलेट्स फायर करते हैं तो ये वेरिएबल मास सिस्टम है. बुलेट जब आगे जाती है, गन पीछे जाता है, एक फोर्स लगता है गन के ऊपर, और वो फोर्स जो आपका होता है दैट इज v इंटू डी एम बाई डी टी के बराबर. ये आपने पढ़ा हुआ होगा वेरिएबल मास सिस्टम्स के लिए. तो गन पे जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स हमें गन को होल्ड कराने के लिए यहां से लगाना पड़ेगा. यानी जो गन के ऊपर फोर्स है. नो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट? बुलेट की वेलोसिटी है 300. It is actually velocity of bullet with respect to gun. So dm by dt is mass ejected per second. अगर हम देखेंगे एक सेकंड में 4 बुलेट्स जा रही हैं, तो dm by dt जो होगा it is number of bullets per second multiplied by mass of the bullet, है ना? dm by dt होता है ना mass ejected per second, mass ejected per second. So number of bullets ejected per second आपको 4 दिया गया है. सो एक बुलेट का मास दिया गया है 20 ग्राम, यानी 20/1000. सो ये आपका dm by dt हो गया. अब जरा बच्चों बताइए क्या आएगा फोर्स का वैल्यू? फोर्स का वैल्यू आएगा v के बले 300, dm by dt के बले 4 इंटू 20/1000, राइट? तो ये 0 0 गया, ये जीरोस गए. सो 2 4s are 8, 8 3s are 24, यानी 24 न्यूटन फोर्स जो है वो आपको गन के ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि आप बुलेट्स फायर कर सको इतने. 22. A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y equal to x cube by 6. है ना? आपके पास एक ब्लॉक रखा गया है, ये किसी सरफेस के ऊपर रखा गया है जिस सरफेस की इक्वेशन बेसिकली दी गई है. मान लो ये कोई कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है x cube by 6, x cube by 6, ठीक है? इसकी इक्वेशन है x cube by 6. इफ द कोफिशिएंट, आपने ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर आपने बच्चों एक ब्लॉक रखा हुआ है, वी हैव केप्ट ए ब्लॉक हियर. If the coefficient of friction is mu दिया गया है 0.5, हमें कहना है द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से ज्यादा आप कितनी हाइट रखेंगे ताकि ब्लॉक जो है ये स्लिप ना करे. और अगर हम लॉजिकली देखेंगे ब्लॉक कब स्लिप नहीं करेगा, जरा देख लें बच्चे. यहां अगर हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टैंजेंट ऐसे दिखेगा, है ना? ये समझो ये एक वेज है, वेज के ऊपर ब्लॉक, ये वेज के ऊपर ब्लॉक. और अगर ये एंगल थीटा है तो ये, चूंकि मैंने इस कर्व को टैंजेंट ड्रॉ किया है, इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे टैन थीटा, वो होगा ना dy by dx, dy by dx. ये मैं इस कर्व का यहां पे टैंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूं, यानी टैन थीटा जो आपका आएगा dy, इसको डिफरेंशिएशन करना है, ये बनेगा 1/6 इंटू 3x स्क्वायर, है ना? 3x स्क्वायर. सो 3 1s are 3 2s are, यानी x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2. तो ये आपका टैन थीटा का वैल्यू है x स्क्वायर बाई 2, राइट? ये आपको स्लोप मिल गया. अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां ये ब्लॉक अब स्लिप नहीं करेगा. हम जानते हैं कि ये ब्लॉक तभी स्लिप नहीं करेगा जब इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट जो होगा, इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा. या सिंपली आई कैन से जब टैन थीटा म्यू के बराबर होगा, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज ऑफ लेयर है. अब आप ही बताइए, टैन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना? x स्क्वायर बाई 2. और म्यू का वैल्यू जो आपका है दैट इज 0.5. तो बच्चों बता x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 1 आया. तो x का वैल्यू कितना आएगा? ±1 आया, है ना? तो 1 आया. तो अब आपको बताना है कि हाइट, ये हाइट निकालनी है. यानी ये कोऑर्डिनेट तो आप निकाल चुके हैं, ये कोऑर्डिनेट है 1 के बराबर, आपको ये निकालना है, ठीक है? तो ये वाली इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कर लीजिए, यानी y का वैल्यू जो आएगा इट इज x क्यूब बाई 6, है ना? तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y बाई 1/6, तो y का वैल्यू होगा यानी 1/6 वो हाइट होगी जहां पे ब्लॉक स्लिप ना करे, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 23. ए स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज्ड एट रेस्ट ऑन ए 45 डिग्री इंक्लाइन एंड देन स्लाइड्स एट डिस्टेंस d. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन इज गिवन एज 45 डिग्री, ठीक है? एक ब्लॉक जो है वो रिलीज किया जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एंड स्लाइड से डिस्टेंस d, ये टोटल डिस्टेंस आपको d दी गई है, ठीक है?
तो क्वेश्चन, इसको कुछ टाइम आएगा नीचे आने तक, कुछ टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज मच टू स्लाइड ऑन ए रफ इंक्लाइन देन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर हम यही सवाल करेंगे लेकिन नीचे रफ इंक्लाइन रखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ रफ इंक्लाइन है, ठीक है, फ्रिक्शन भी है, तो उस टाइम पे इसको जो टाइम लगता है वो टाइम जो है दैट इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय दिस ब्लॉक। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ब्लॉक को नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, राइट। सो ये कितना नीचे आ रहा है, d। इनिशियली ये रिलीज किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, सो दिस इज 1/2। एक्सेलरेशन इसकी होगी ना g sin थीटा, सिंपली g sin 45, बिकॉज कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के बदले आप लिखेंगे g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2 इधर जाएगा, यानी 2d/g sin थीटा, और अगर हम स्क्वायर को इधर लेंगे फिर वो रूट बनेगा। सो इसको नीचे आने तक इतना टाइम लगेगा स्मूथ इंक्लाइन। बट अगर ये रफ इंक्लाइन पे गिर रहा है, फॉर्मूला यही यूज होगी, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन अभी g sin थीटा नहीं होगी, है ना। रफ इंक्लाइन पे जो एक्सेलरेशन होती है दैट g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा के बराबर। यानी जब ये ब्लॉक नीचे आएगा इसको कितना टाइम लगेगा, t डैश, वो होगा बराबर डिस्टेंस वगैरह, तो फॉर्मूला यही यूज होगी 2d डिवाइड बाई, बट ब्लॉक की एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा के बराबर। एंड मेक श्योर जब ये गिर रहा होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला टाइम जो है ना, इट इज n टाइम्स दिस टाइम, यानी इसके बदले में लिखूंगा n टाइम्स दिस, यानी ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2d/g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा क्या, n टाइम्स दिस टाइम, यानी n टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2d/g sin थीटा। अब बस इसको सॉल्व करना। देखिए बच्चों, अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ये वाला रूट गया, लेकिन इसको स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। तो 2d भी अब कैंसिल हो जाएगा, 2d भी कैंसिल, g कॉमन निकालेंगे वो g के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 1/sin थीटा 45 है, व्हाट इज sin 45, दैट इज 1/√2 माइनस म्यू की cos 45 भी 1/√2 होता है, और यहाँ पे बच्चों आएगा 1/sin 45 इज सिंपली 1/√2। तो √2 भी आपका कैंसिल, लेकिन यहाँ पे n स्क्वायर अभी बचा हुआ है, तो √2 कॉमन निकल के इस √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें आएगा 1/1 माइनस म्यू के आपका n स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है। तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो फाइनली आपके हाथ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 आएगा बराबर n स्क्वायर माइनस म्यू की इंटू n स्क्वायर, है ना। तो हमें म्यू के निकालना, इसको इधर ले आएंगे, सो म्यू के इंटू n स्क्वायर आएगा बराबर n स्क्वायर माइनस 1। तो म्यू के का वैल्यू फाइनली जो हमारा आया, यहाँ म्यू के का वैल्यू जो हमारा आया, म्यू के का वैल्यू आया n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। व्हाट इज n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, दैट इज 1, यानी 1 माइनस 1/n स्क्वायर। सो म्यू के इज 1 माइनस 1/n स्क्वायर, सो इट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि सवाल का सही जवाब आ जाएगा। स्टेटमेंट, इन द डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द लिफ्ट द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज। जब लिफ्ट नीचे जाता है ऑब्वियसली वेट डिक्रीज हो जाता है, mg माइनस ma। व्हेन द लिफ्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द मैन इन द लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस। ये तो गलत है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से थोड़ी वेटलेसनेस होती है, आपने पढ़ा होगा। सो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और दूसरी गलत है, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। 25, एक क्वेश्चन कह रहा है कि इंसेक्ट जा रहा है हेमिस्फेरिकल सरफेस पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 दे रखा है, ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये अल्फा कितना बनना चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपने वो सिंपल सिचुएशन पढ़ी होगी, वो एंगल ऑफ रिपोस वाली, है ना, tan अल्फा होता है बराबर म्यू के। तो सेम यहाँ पे कैसे, वही सिंपल यूज होगा, या अगर आप करना भी चाहेंगे यहाँ पे वेट होगा इसका mg, है ना, इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, तो इधर आएगा mg cos अल्फा, यहाँ से होगा mg sin अल्फा। तो mg sin अल्फा इसको नीचे गिराएगा इंसेक्ट को, और पीछे से लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब ये कब नीचे नहीं गिरेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स होगा mg sin अल्फा के बराबर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स होगा mg sin अल्फा के बराबर, है ना, पीछे फ्रिक्शन लगेगा ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स खुद होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल के बदले आएगा mg cos अल्फा, नॉर्मल खुद होगा mg cos अल्फा के बराबर।
सो ये बन जाएगा बच्चों mg साइन अल्फा, है ना। तो mg आपका कैंसिल हो जाएगा। सो म्यू आएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज tan अल्फा, जो मैं अभी कह रहा था tan अल्फा होता है म्यू के बराबर, एंगल ऑफ रिपोस बराबर वैसा ही कॉन्सेप्ट है। सो बताइए हमें क्या दिया गया है, म्यू का वैल्यू 1/3। सो tan अल्फा का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू है 1/3। तो अब चेक कीजिए ऑप्शंस कौन सी हैं। अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे तो cot अल्फा आएगा 3 के बराबर, यानी cot अल्फा इज इक्वल टू 3। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, cot अल्फा इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 26, when the angle of incline is gradually increased to 30 degree, जब आप angle of incline 30 डिग्री तक बढ़ाते हो gradually, a box placed over the incline starts to slip, ये box जो है ये slip करना स्टार्ट कर देता है। if the box यानी 30 डिग्री पे slip करना स्टार्ट कर देता है, यानी 30 डिग्री आपका angle of repose है, it is the angle of repose, ठीक है। फिर उसके बाद जब एक नीचे गिर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4 सेकंड्स में 2 मीटर गिरता है। चलो ठीक है, हमें बताना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, चूंकि एंगल ऑफ रिपोस है तो हम जानते हैं tan अल्फा म्यू के बराबर होता है। सो tan अल्फा इस टाइम पे लिमिटिंग वैल्यू बेसिकली होता है, गिरने वाला होता है या जस्ट गिर रहा होता है। सो tan अल्फा म्यू के बराबर आया, यानी tan 30 आया म्यू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपका आया वो आया 1/√3 के बराबर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना। सबसे पहले बच्चों, जब ये गिर रहा है, ये आपको नहीं लग रहा है ये गिर रहा है, ये रफ सरफेस पे गिर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, रफ सरफेस पे गिरते गिरते इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना। ये होती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कहां से लाओगे, यहां से। हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। सो ये कितना गिरा, 2 मीटर गिरा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो भूल जाए इसको। इट इज 1/2। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वेज पे g साइन थीटा के बराबर, यानी g साइन 30 इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 10 इंटू 1/2 5। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ द बॉक्स स्लाइड्स डाउन 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है 0, सो इट इज 1/2। हम एक्सेलरेशन ही निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन ही निकालेंगे, देखो बच्चों, क्योंकि मुझे वही रिक्वायर्ड है। सो डिस्प्लेसमेंट जो आप, क्योंकि मे बी एंगल ऑफ इंक्लाइन इससे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ हो। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों, 2 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, इट इज़ 1/2 8, टाइम कितना लग रहा है, 4 स्क्वायर लग रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 16 होगी ए, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 1/4, है ना। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, हमें म्यू निकालना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज़ 1/4, है ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है, सो एक्सेलरेशन आएगा g यानी 10, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हुआ, म्यू निकालना है, g का वैल्यू 10 है, cos 30 का वैल्यू हुआ √3/2, राइट। तो ये बन जाएगा 5, यानी 1/4 का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2 1 2 5 यानी 5√3 म्यू के बराबर, है ना। हमें म्यू ही निकालना, तो ये इधर लाओ बच्चों, तो ये बन जाएगा 5√3 म्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, यानी 5√3 म्यू आएगा 20 माइनस 1 यानी 19/4। तो यहाँ से जब आप म्यू का वैल्यू निकालते हैं वो तकरीबन 0.56 मिलता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं एरर है लेकिन आंसर ये आ रहा है और कॉन्सेप्ट बराबर यही है। सो 1/√3 इंटू और 0.56। सो क्वेश्चन नंबर 26 आपका हो गया। Now, in the figure given below, with what acceleration does the block of mass m will move? हमें बताना ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी। बड़ा सिंपल सवाल है। एक्सेलरेशन होगी इधर वाला वेट माइनस इधर वाला वेट डिवाइड बाई टोटल मास। यहाँ का वेट है 3m और 2m हुआ 5m यानी 5 mg, माइनस इधर वाला वेट होगा mg डिवाइड बाई टोटल मास जो होगा, इस सिस्टम का टोटल मास जो होगा दैट इज 3m और 3m हुआ 6m, है ना। तो एक्सेलरेशन जो आपकी आएगी 3m और 1m हुआ 4m, 4m और 2m 6m, ठीक है। तो 5mg माइनस 4mg हुआ 4mg डिवाइड बाई 6m, mm आपका कैंसिल हो गया। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 20/2
2g/3 20/3 यानी 2g/3 2g/3 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। ठीक है, 5 mg माइनस mg डिवाइड बाई टोटल मास इट इज 4 mg/6m, सो mm गया, 2 2 are 4 2 3 are 6 2g/3 यानी 20/3 2g/3 सही आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिंपल सवाल है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड वर्क डन। तो सिंपली बच्चों आपको करना है क्या, इधर का एरिया निकालो, इधर का फिर ऐड कर लो। सो वर्क डन जो आपका आएगा, वर्क डन आएगा, ये ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सो 1/2 बेस है आपका 1, हाइट है 5 यानी 1 × 5 है ना। ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 2 और ब्रेड्थ है 5। ओके, ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 बेस है आपकी 1 और ऑल्टीट्यूड है आपका 5। ठीक है बच्चों, तो वर्क जो आपका आया दैट इज 5/2 प्लस 10 प्लस 5/2 है ना। तो ये बन जाएगा, ये डाई हुए 5 5 और 10 हुआ 15 यानी वर्क डन आएगा 15 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन, इट इज 15 जूल का वर्क हो जाएगा। 29 द फिगर शोज ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, एक पार्टिकल गिर रहा है यहाँ से, ठीक है, विच टर्मिनेट्स इन ए स्ट्रेट रोड, यहाँ पे स्ट्रेट रोड पे टर्मिनेट हो रहा है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। हमें कह रहा है जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा ये कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी हमें इस हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालना है, उसके लिए ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ, यहाँ ए से बी तक, ठीक है। सो क्या नहीं राइट, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। इनिशियली इसको रिलीज किया जा रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, पोटेंशियल एनर्जी है mgh यानी mgh के बदले 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh h के बदले 0.5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए mm आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन गया g इज इक्वल टू v²/2 प्लस 5 है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा g माइनस 5 इज इक्वल टू v²/2 है ना। सो 10 माइनस 5 इट इज 5, सो 5 आया v²/2, सो 2 5 are 10 यानी v² आया 10 यानी v आया √10 के बराबर, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल रही है, कितनी वेलोसिटी मिल रही है, √10 के बराबर, यानी ये मान लो अब यहाँ u है, तो इसका रेंज कितना होगा, प्रोजेक्टाइल का रेंज होता है u √2h/g। सो वेलोसिटी आपकी आ गई है √10 और यहाँ पे आएगा 2 इंटू, लेकिन हाइट अभी ये लेनी पड़ेगी 0.5 है ना, डिवाइड बाई g का वैल्यू है 10। इस रूट को भी इसके अंदर ही ले जाओ तो आपका रेंज जो आएगा इट इज √, ये बनेगा 10 इंटू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 10, 10 आपका कैंसिल हुआ, 0.5 इंटू 2 आपका 1 आया, √1 1 आएगा, यानी रेंज होगा 1 मीटर के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 30 ए पंप ऑन द ग्राउंड, आपके पास ग्राउंड पे एक पंप है, आपके पास ग्राउंड पे ऊपर एक पंप है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप अप टू वाटर टू फिल ए टैंक, आपको एक ऊपर एक टैंक रखी गई है, दिस इज द टैंक, ठीक है। इस पंप से पानी ऊपर चढ़ाना है, इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 90 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, टैंक का वॉल्यूम। इन 20 मिनट्स इसको फुल करना है 20 मिनट में, टाइम है 20 मिनट के बराबर, ठीक है। इफ द टैंक इज 20 मीटर हाइट, यानी टैंक की हाइट जो है वो 20 मीटर है ग्राउंड से, एफिशिएंसी आपको दी गई है 40% के बराबर। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पावर कंज्यूम होगा, कितना पावर लगेगा। तो सिंपल सिचुएशन है, हमें सिर्फ पानी ऊपर चढ़ाना है, सो पावर जो होगा वो होगा वर्क डन बाई टाइम, ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाला आउटपुट पावर जो मुझे रिक्वायर्ड पावर है। फिर इनपुट में हमें कितना देना पड़ेगा वो दूसरी बात, फिलहाल जो आउटपुट में पावर लगेगा वो होगा वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन होता है बच्चों mgh/t के बराबर। सो व्हाट इज द मास, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आपको कितना वॉल्यूम पानी चढ़ाना है 90 मीटर क्यूब, सो मास के बदले वॉल्यूम है 90, वाटर की डेंसिटी है 10⁻³ g का वैल्यू बच्चों 10 है, किस हाइट तक पानी चढ़ाना, 20 मीटर हाइट तक पानी चढ़ाना है, डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम में 20 मिनट में, सो 20 मिनट का मतलब होता है 20 × 60, सो ये आपको पावर लगेगा पानी ऊपर चढ़ाने में। तो यहाँ पे बच्चों 20 आपका कैंसिल हो गया, 0 आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 3 2s are 6, 3 30s are, सो 2 1s are, 2 50s are, है ना। यानी पावर जो आपको लगेगा वो लगेगा 150 × 1000 है ना।
इतना पावर आपको लगेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है एफिशिएंसी दी गई है, हमें बताना ये पंप कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी जो आ गई आउटपुट पावर हुआ, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर के बराबर। हमें इनपुट पावर चाहिए, वो होगा आउटपुट पावर बाय एफिशिएंसी। व्हाट इज द आउटपुट पावर? दैट इज 150 into 1000 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? 40%। 40% का मतलब होता है 40 by 100 और 100 ऊपर चला जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया। सो 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इट इज 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10, यानी ये बन गया 75 into 5, 75 into 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 का मतलब है किलोवाट, है ना। So what is 75 into 5? 5 5s are 25, 5 7s are 35, 36, 37, 37। एक जीरो मुझे लग रहा है कहीं पे गड़बड़ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पावर इज वर्क डन बाई टाइम, वर्क इज mgh बाई टी। मास कितना चढ़ा रहा है? मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है आपका 90, यानी वॉल्यूम है 90, डेंसिटी ऑफ वाटर की 10⁻3। सो मास के बदले वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आ गया, राइट। अच्छा, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू है 20 मीटर, 20 मीटर, हाँ एच का वैल्यू है 20 मीटर, डिवाइड बाई टाइम, टाइम है 20 मिनट्स, यानी 20 इंटू 60, ठीक है। तो एक बार ये कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कहीं आ रहा है, लेट अस चेक इट। एक जीरो का फर्क कहीं आ रहा है, अच्छे से देख लेंगे एक बार। तो देख लो बच्चों, पावर आया वर्क डन बाई टाइम, मास के बदले वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है आपका 90, डेंसिटी ऑफ वाटर की 10⁻3 है ना, मास के बदले वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और जी है आपका 10। किस हाइट तक पानी ऊपर चढ़ाना है? द टैंक इज 20 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 20 मीटर, यानी 20, हाइट है 20, डिवाइड बाई टाइम कितना लेना है? 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब होता है 20 इंटू 60 सेकेंड्स, है ना, 20 इंटू 60 सेकेंड। तो अगर हम देखेंगे 20 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 एक कैंसिल हो जाएगा। सो 3 2s are 6, 3 3s are 9, यानी 30/2, यानी बनेगा 15 इंटू 10⁻3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पावर। अब हम जानते हैं एफिशिएंसी जो होती है दैट इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, यानी अगर आपको इनपुट पावर चाहिए तो होगा आउटपुट पावर बाय एफिशिएंसी। व्हाट इज आउटपुट पावर? 15 इंटू 10⁻3, और एफिशिएंसी कितनी है? 40%, यानी 40/100, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, 2 2s are 4, 2 5s are 10। देखो यहीं पे गलती हो गई थी। सो 15 इंटू 5 आपका आएगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 6 7, 75/2 इंटू 10⁻3। 75/2 होता है 36.5 इंटू 10⁻3, यानी 36.5 किलोवाट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हमारा हुआ था, लेकिन वो क्लियर हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसके बाद ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ दिस न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। पार्टिकल का मास दिया है, फोर्स दिया है, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से यहाँ, हमें निकालना वर्क डन। तो बच्चों देखो, वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर आपका है 4i प्लस 3j माइनस k। इसको माइनस करना है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है माइनस 2i माइनस k, राइट। तो व्हाट इज 4i माइनस 2i? इट इज 2i प्लस j वाला तो यहाँ पे आएगा, इट इज 3j, तो ऐसे ही आएगा, है ना। और ये क्या बन गया? माइनस 2k। फाइनल पोजीशन वेक्टर आपका ये है 4i प्लस 3j माइनस k। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका माइनस 2i माइनस k। सो 4i माइनस 2i इज 2i, इट इज 3j एंड माइनस 2k। अब फोर्स जो लग रहा है, फोर्स लगने वाला फोर्स जो है दैट इज 3i प्लस j। अब क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता है सिंपली एफ डॉट एस के बराबर, है ना। तो वर्क डन होता है एफ डॉट एस के बराबर। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डॉट करेंगे। सो 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, जे वाले को जे वाले के साथ होगा, 1 इंटू 3 आपका 3 आएगा, यानी वर्क डन 9 जूल आया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट आंसर द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास m है जो काट के साथ कांटेक्ट में है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है म्यू। क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो अगर हम इसको एक्सेलरेट करवाएंगे, सीधी सी बात है, इस पे फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना।
नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, या मैं ऐसा कहूँगा इस पे सीडो फोर्स इधर लगेगा तो उसका नॉर्मल यह आएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन आया ma के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन के आने से फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन mg को बैलेंस करने वाला है, यानी फ्रिक्शन इज गोइंग टू बैलेंस mg ताकि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, है ना। जब हम इसको आगे धक्का देंगे पीछे सीडो फोर्स लगेगा, है ना, या मैं कहूँगा ये इस पे नॉर्मल बनाएगा, ये डिपेंड करता है अब आप किस फ्रेम से देख रहे हो। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो इस पे नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल के आने से फ्रिक्शन वजूद में आएगा, सो फ्रिक्शन mg को बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन इज गोइंग टू बैलेंस mg। फ्रिक्शन किसके बराबर बच्चों होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, सो म्यू टाइम्स नॉर्मल आएगा mg के बराबर। म्यू टाइम्स नॉर्मल ऑलरेडी कितना है ma, यानी ma, है ना। फ्रिक्शन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए फ्रिक्शन, इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू हम लिख सकते हैं दैट इज mg। अब mm क्या हुआ, कैंसिल, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन g बाई म्यू, यानी काट के एक्सेलरेशन जो है इट शुड बी ग्रेटर देन g बाई म्यू ताकि ये नीचे ना गिरे। 33 ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg, आपके पास एक बॉडी है स्टेशनरी है, रुकी हुई है, एक बॉडी रुकी हुई है जिसका मास है 3 kg के बराबर, ये एक्सप्लोड हो रही है 3 पार्ट्स में। 2 parts fly off in mutual perpendicular directions, one with a velocity of 3i cap and other with a velocity of 4j cap, यानी एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक kg, एक मास बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, यानी 1 kg इधर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3i कैप। दूसरा हिस्सा इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी, इसका मास भी 1 kg है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4j कैप। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज फोर्स ऑन द थर्ड पीस, इस थर्ड पीस पे फोर्स क्या होगा। हम निकालेंगे थर्ड पीस का मोमेंटम क्या होगा। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है ये 2 पार्ट्स का जो मोमेंटम होगा वो इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, या मैं ऐसे कहूंगा व्हाट वाज द इनिशियल मोमेंटम 0, व्हाट शुड बी द फाइनल मोमेंटम, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब द फाइनल मोमेंटम क्या होगा 1 इंटू 3i कैप मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास है 1 kg, यानी 1 इंटू 3i कैप, ये इस हिस्से का मोमेंटम है। इसका मोमेंटम बच्चों बताओ क्या आएगा 1 इंटू 4j कैप, है ना, इसका मोमेंटम होगा 1 इंटू 4j कैप। अब इसका मोमेंटम जो होगा बच्चे वो होगा 1 इंटू, या सिंपल इसका मोमेंटम जो होगा वो हम P रखते हैं, मुझे निकालना इस पे फोर्स कितना, मैं इसका मोमेंटम निकालूंगा तो ये किसके बराबर बच्चों आया 0। तो बता इसका मोमेंटम कितना आया -3i कैप -4j कैप, ये तीसरे हिस्से का मोमेंटम है। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम ये है, यानी -3i कैप -4j कैप डिवाइड बाई टाइम, टाइम है 10⁻⁻⁴, तो माइनस अगर आप कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा 3i प्लस 4j इंटू 10⁴। सो इट इज -3i प्लस j इंटू 10⁴, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा -4 है, बट अगर हम देखेंगे चारों ऑप्शन में -4 है, सो दिस इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आपको सही आएगा। 34 द अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इनसाइड ए लिफ्ट इज W1, एक इंसान का वजन लिफ्ट के अंदर है W1। When the lift is moving up, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले मुझे पता है ऊपर जाते जाते वेट किसके बराबर होता है ऑब्जेक्ट का, m इंटू जी प्लस ए, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इंसान का वेट है W1 जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मास मान लो m, एंड W2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन, यानी इस इंसान का वेट है W2 जब ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, यानी m इंटू जी माइनस ए उस टाइम पे आएगा वेट, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ द पर्सन व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विद कांस्टेंट स्पीड, इंसान का वेट क्या होगा जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाता है। लिफ्ट जब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाता है तो उस टाइम पे इंसान का ट्रू वेट हम कंसिडर करते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड ट्रू वेट, यानी वी हैव टू फाइंड mg, हमें mg निकालना बस। तो हम क्या कर लेंगे, अगर इनको ऐड कर लेंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा, पहले ये जो आपका बनेगा W1 ये आएगा mg प्लस ma, और W2 जो आएगा इट इज mg माइनस ma, है ना। तो अगर मुझे mg निकालना तो मैं चाहता हूँ ये एलिमिनेट हो जाए, तो ऐड कर लेते हैं। सो W1 प्लस W2 जो आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे ये कटेगा, mg प्लस mg आया ट्वाइस mg। सो एक्चुअल वेट इंसान का mg है ना, यानी W1 प्लस W2/2, सो ये होगा mg और ये इंसान का ट्रू वेट होगा, दिस इज द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। आया समझ। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इट इज फर्स्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट है। एन ओपन नाइफ एज ऑफ मास m, आपके पास एक नाइफ है, ओपन नाइफ समझो है, इसका मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h ऑन ए वुडन फ्लोर, आपके पास यहाँ पे एक वुडन फ्लोर है, इसको हाइट h से ड्रॉप किया जा रहा है। इफ द ब्लेड पेनिट्रेट्स अप टू डेप्थ d, इसका ब्लेड अंदर जाता है, किस डेप्थ पे, d डेप्थ पे इसका ब्लेड अंदर जाता है। द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय वुड टू द नाइफ, हमें बताना है यहाँ एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा।
रेजिस्टिव फोर्स इस पे कितना होगा। तो हम सिंपली लॉजिक सी बात है, यहाँ पे अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा, हाँ फ्रिक्शन लग रहा है, ये रेजिस्टिव फोर्स, और हम जानते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ फ्रिक्शन है, वो कितना वर्क करेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वी एज्यूम दैट फोर्स इज कांस्टेंट, सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बस फ्रिक्शन है यहाँ, या रेजिस्टिव फोर्स वो वर्क होगा फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स के फाइनल प्लस यू फाइनल, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, राइट। सो अब आप ही मुझे बच्चे बताओ, वो जब ये नाइफ यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जीरो। अगर हम यहाँ ग्राउंड मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ ग्राउंड मान के चलते हैं, मान लो ये ग्राउंड है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको रिलीज किया जा रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसकी एम जी एच, अगर ये ग्राउंड है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच प्लस डी, यानी एम जी एच प्लस डी। आया समझ बच्चों। अब बता एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू आया एम जी एच प्लस डी डिवाइड बाई डी, तो फोर्स का वैल्यू आएगा एम जी, ये h बाई डी बनेगा, h बाई डी प्लस ये बनेगा d बाई डी इज 1, यानी एम जी 1 प्लस एच बाई डी, एम जी 1 प्लस एच बाई डी। सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वह है स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली और ए रफ सरफेस, इस ये स्प्रिंग एक रफ सरफेस पे है, is compressed against a block of mass m placed on the surface, इसको एक ब्लॉक के साथ कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रिक्शन है, कोई यहाँ कोई फ्रिक्शन भी है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है, आपको बताना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में क्या होगी। सबसे बच्चों पहले बताओ, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, है ना, स्प्रिंग के कारण इस पे फोर्स लगेगा इधर, लेकिन फ्रिक्शन इधर लगेगा, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, है ना, फ्रिक्शन इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल एम जी के बराबर होता है ना, अगर इसका मास एम है। सो स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों के एक्स के बराबर। अब आप ही मुझे बताइए, यहां पे अगर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज म्यू एम जी बाई के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना। यहां से बेसिकली मैंने एक्स निकाला, सो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होगी दैट इज सिंपली हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आएगा 1/2 के एक्स के बदले क्या आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर, यानी म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, है ना। तो के एक कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज आंसर, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2k, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2k, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2k। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। सो म्यू एम जी इज इक्वल टू के एक्स, एक्स का वैल्यू आया म्यू एम जी बाई के, पोटेंशियल जो होगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर यानी 1/2 के, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 37, एक ब्लॉक है, ए फोर्स दिस k yi cap plus xj cap where k is the positive constant x on the particle in xy plane। एक पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स देखिए, आप देख लीजिए i के साथ है y और j के साथ x है। इट इज नॉट द सिंपल सिचुएशन। अब पार्टिकल जा रहा है यहां से यहां, हमें बताना वर्क डन क्या होगा। तो सिंपली चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है, हम जानते हैं वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स के बराबर, यानी वर्क डन जो आपका आएगा बच्चों ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या नहीं से इट इज के वाई इंटू डी एक्स, है ना। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रही है तो सिर्फ फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेना, वो ये वाला है, प्लस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी वाई। बेसिकली ये कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी है, इट इज एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपने ये सिचुएशन पढ़ी है तो x यहाँ पे x के साथ y है और y के साथ x है, तो वर्क जो आपका आएगा इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि के बाहर आएगा, ये बन जाएगा बच्चों y dx प्लस x dy। तो ये सिंपल सिचुएशन नहीं है, वी कैन नॉट सॉल्व दिस लाइक दिस, ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सारे के बदले हम लिख सकते हैं, इस सारे के बदले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, है ना। इस सारे के बदले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई मीन्स पहला फंक्शन ऐसे ही रखो और दूसरे की डिफरेंशिएशन कर लो डी वाई, प्लस अब दूसरा फंक्शन ऐसे ही रखो और पहले की डिफरेंशिएशन कर लो डी एक्स। आया ना ये वापस, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इज दिस, और ये इसके बराबर है, यानी सारे के बदले हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई।
राइट, ये बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे जो वर्क, अब डी और इंटीग्रल कटेगा, वर्क आएगा एक्स वाई के बराबर। अब हम बस लिमिट्स डालने वाले हैं। बताइए लोअर लिमिट क्या है 3,5, अपर लिमिट है 5,7। सो 3,5 से 5,7 तक। अब आप ही बताओ, पहले एक्स का अपर लिमिट जाएगा यानी 5 इंटू वाई का अपर लिमिट जाएगा यानी 7 माइनस एक्स का लोअर लिमिट जाएगा यानी 3, वाई का लोअर लिमिट जाएगा 5, यानी आपका आंसर आया 30, 7 5 35 माइनस 15, तो कितना आया 20, है ना, 20 है। और के तो साथ चल ही रहा था, के तो साथ चल ही रहा था। सो 20 के इज द आंसर। सो इट इज 20 के, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का सही जवाब है। Now question number 38, a particle is taken from x to y along the 3 different paths as shown in the figure. If the conservative force does work W1, W2, W3 along the respective paths, then एक पार्टिकल को लिया जा रहा पॉइंट x से पॉइंट y तक, ठीक है, हमें बता डिफरेंट पाथ्स के थ्रू और कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, हमें बता वर्क्स का रिलेशन क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होता है तो हर एक पाथ के थ्रू वर्क डन सेम होता है, यानी इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क डन जो है वो सेम सॉरी ये नहीं है, तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क डन सेम आएगा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीनों पाथ्स के थ्रू वर्क सेम होगा। नाउ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर समझिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए कार ऑफ वेट W इज ऑन एन इनक्लाइनड रोड, आपके पास एक इनक्लाइनड रोड है, वो है एन इनक्लाइनड रोड, एक इनक्लाइनड रोड है, इसके ऊपर एक कार है जिसका वेट बताया गया है W है, इज ऑन इंक्लाइंड दैट राइजेस बाय 100 मीटर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, यानी अगर हम डिस्टेंस 1 किलोमीटर ले रहे हैं, ये राइज हो रहा है 100 मीटर, यानी ये वाली हाइट है बच्चों 100 मीटर के बराबर, और ये वाली डिस्टेंस है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर के बराबर। सो दिस इज 1000 मीटर। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ क्या हम ये थीटा निकाल सकते हैं? यस। सो साइन थीटा जो आपका आएगा दैट इज 100/1000 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 100/1000 इज 1/10। सो साइन थीटा का वैल्यू फिलहाल आपके लिए 1/10 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अप्लाइज अ कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स W/20 ऑन द कार। फ्रिक्शन जो है कार पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो W/20, ओके, वेट बाई 20। While moving up a hill on the road at a speed of 10 मीटर पर सेकंड, गाड़ी जब ऊपर जाएगी विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड होगी, है ना, गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी को ऊपर लिया जा रहा है। द कार नीड्स अ पावर P, इस कार को जो पावर लग रहा है इसको P, यानी P पावर रिक्वायर्ड है इस गाड़ी को इस कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेने के लिए। अब क्वेश्चन क्या है, इफ इट नीड्स पावर P/2 व्हाइल मूविंग डाउन द हिल, अगर इस गाड़ी को नीचे आना तो पावर लगता है P/2 हमें, और स्पीड क्या है उस टाइम पे V। क्वेश्चन समझो, अगर ये कार ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए, ले जाने के लिए पावर P लगता है, अगर ये गाड़ी नीचे आती है तो पावर लगता है P/2, लेकिन ऊपर जाते जाते वेलोसिटी है 10, नीचे आते आते वेलोसिटी है V, हमें वही वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले सबसे पहले पावर किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना, F.V, यानी जो पावर होगा ऊपर जाते जाते पावर जो होगा इट इज सिंपली फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब जरा बताइए, अगर हम वेट को रिजॉल्व करेंगे, वेट नीचे की ओर है, इधर से आएगा वेट का कॉस कंपोनेंट, यहां से आएगा वेट का साइन कंपोनेंट यानी W साइन थीटा, है ना, और जब W साइन थीटा, जब गाड़ी ऊपर जाएगी ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन लगेगा नीचे, फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे, और फ्रिक्शन दिया है W/20। तो जरा मुझे बता फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इन दो का सम, ऊपर ले जाने की जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो होगा वेट का साइन कंपोनेंट और फ्रिक्शन, यानी W साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है W/20 के बराबर, वेट बाई 120 मल्टीप्लाई बाई V, वेलोसिटी दी गई है दैट इज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पावर टू मूव द कार अप। तो ये बनेगा W साइन थीटा का वैल्यू है 1/10, ये बनेगा W/10 प्लस ये बनेगा W/20, और यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई आएगा 10। सो कितना पावर, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर हम ले रहे हैं। सो यहाँ पे आएगा इट इज़ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2W प्लस W 3W/20, 3W/20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 0 0 आपका हो गया। सो रिक्वायर्ड पावर इज 3W/2, तो इतना पावर लग रहा है इस गाड़ी को ऊपर ले जाने के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर है। अच्छा, इसके बाद अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर गाड़ी नीचे आएगी, समझो गाड़ी नीचे आ रही है, तो नीचे उतरते समय अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, गाड़ी जब नीचे आएगी, बात समझिए, यहाँ से वेट का साइन कंपोनेंट ही होगा W साइन थीटा, लेकिन जब गाड़ी नीचे आएगी फ्रिक्शन उस टाइम पे ऊपर की ओर लगेगा। तो अब की बार बताइए बच्चों पावर क्या होगा, नया पावर अगर वो P' है वो होगा बराबर F.V, फोर्स इंटू वेलोसिटी।
फोर्स कितना इस पे अब लग रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ से W साइन थीटा, इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, तो नेट फोर्स होगा W साइन थीटा माइनस F, है ना। असल में हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इन दो का डिफरेंस, है ना। अगर हम चाहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से आए तो हमें यहाँ से भी फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स प्लस फ्रिक्शन होगा W साइन थीटा, और वो फोर्स होगा W साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, राइट, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v। अब जरा बच्चों बताओ W साइन थीटा का वैल्यू अभी भी वही है 1/10, यानी बनेगा W/10 माइनस फ्रिक्शन ऑलरेडी है W/20 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v। अब ये P डैश बताया गया है, ये पावर है P/2, तो P डैश के बदले हम सिंपली लिखेंगे P/2, ठीक है, बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया खत्म। सो पावर का ऑलरेडी वैल्यू आया है 3W/2, सो P/2 हुआ 3W/4, सो 3W/4 इज सिंपली इक्वल, ये बनेगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2W माइनस W इज W डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई V, राइट। सो 4 1s आर 4 5s आर, W गया 5 3s आर 15, यानी गाड़ी की वेलोसिटी जो होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी उतरने के समय। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑल्दो बच्चों में एक बार फिर से कहूँगा, इस पेपर में अगर आपको थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं इट इज़ ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं थोड़े स्टैंडर्ड के, ताकि इस साल का एग्ज़ाम का पेपर हम जहन में रख के ये क्वेश्चंस मैं सेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन अब आपको शायद क्वेश्चन आया होगा समझ। क्वेश्चन ये था कि अगर गाड़ी को ऊपर लिया जा रहा है तो पावर लग रहा है P, वेलोसिटी V है, वेट है W, फ्रिक्शन है W/20, तो ऊपर जाते जाते पावर है P, बट जब गाड़ी नीचे आ रही है पावर है P/2, वहाँ से हमने रिलेशन उसको रिलेट किया, फाइनली आपका आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन जो है, एक यूनिफॉर्म चेन ए बी, आपके पास एक चेन है ए बी जिसका मास बताया गया है m और लेंथ l है, इस चेन का मास है m, इस चेन का मास बच्चों m है और इसकी लेंथ l बताई गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है वेल एंड ए एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, हेमिस्फीयर के ऊपर आप चेन रखी गई है, रेफरिंग टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर एज द डेटम लेवल। डेटम लेवल का मतलब होता है रेफरेंस लेवल, आपको टॉप लेना है रेफरेंस लेवल, सो दिस इज द रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल है, मतलब यह आपको समझना है कि ये ग्राउंड है। हमें बताना द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमें बतानी है चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बच्चों देखो कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आराम से देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, मैं एक छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, छोटे से एलिमेंट की, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो छोटा सा एलिमेंट आपका यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ बच्चों हम रखेंगे dx, है ना। और मान लो ये एलिमेंट जो है ये एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा, और इसका रेडियस मान लीजिए बच्चों r है, और ये मैंने थीटा एंगल पे ले लिया। मैंने एक एलिमेंट लिया थीटा एंगल पे और ये सबटेंड कर रहा है एंगल डी थीटा। तो आप मुझे बता सकते हैं ये dx किसके बराबर होगा, दिस लेंथ ऑफ आर्क dx होगा बराबर r d थीटा, है ना। जैसे कि आपको पता है थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, सो d थीटा r, और ये सो ये लेंथ होगी r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, ठीक है। अब लॉजिक सी बात है, देखिए ये टोटल लेंथ है l, l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। dx लेंथ का मास होगा, dx लेंथ का मास जो होगा दैट इज m/l इंटू dx, है ना। ये dx है, लेकिन dx खुद किसके बराबर है, r d थीटा, यानी छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट जो है इसका मास होगा m/l इंटू dx, dx के बदले आएगा r d थीटा। सो ये छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। अब जरा बच्चों मुझे बताओ ये इस डेटम लेवल से किस हाइट पे है, ये है ना हाइट, ये हाइट है, दिस इज द हाइट फ्रॉम द डेटम लेवल, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए इस छोटे से मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास इज माइनस mgh, माइनस इसलिए बिकॉज ये नीचे है, ग्राउंड के नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस mgh, m के बदले ये डालेंगे यानी m/l इंटू r d थीटा, g ही है, और h आपको ये हाइट लेनी है। तो बच्चों मुझे जरा एक बात बताइए, अगर ये दूरी है ना r, पूरा समझना, ये डिस्टेंस है r, तो ये होगा ना r का साइन कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक, कॉस कंपोनेंट सॉरी, अगर ये r है तो ये डिस्टेंस है r cos थीटा, ये सारा है r, ये है r cos थीटा, सो r माइनस r cos थीटा इज h। तो h के बदले हम लिखेंगे r, ये सारा है माइनस r cos थीटा, तो h के बदले आएगा r माइनस r cos थीटा। तो ये हो गया इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी पहले हम अच्छे से लिखेंगे, इट इज माइनस r कॉमन निकलेगा, वो r इंटू r हुआ r स्क्वायर, यानी m/l
आर स्क्वायर जी, और साथ में अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब जरा बच्चों बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बस इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे ये सारा बाहर आएगा इंटीग्रल से, m बाई एल आर स्क्वायर जी इंटीग्रल से बाहर, ये सारा इंटीग्रल से बाहर, यानी m बाई एल आर स्क्वायर जी है ना, माइनस तो है ही, m बाई एल आर स्क्वायर जी और अंदर जो हमारा बचेगा वो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी किसकी, 1 माइनस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे, पहला एलिमेंट यहाँ लेंगे उसके लिए थीटा का वैल्यू 0 होगा, फाइनल एलिमेंट यहाँ लेंगे उसके लिए थीटा का वैल्यू थीटा होगा, यानी लिमिट जाएगा फ्रॉम 0 टू थीटा, राइट। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आंसर आएगा माइनस m बाई एल, इट इज आर स्क्वायर जी, 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो गई, 1 की इंटीग्रेशन आपकी थीटा हो गई, ठीक है, और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन बच्चों हो गई साइन थीटा, ठीक है। अब लिमिट अलग अलग हम डाल सकते हैं, लिमिट है 0 टू थीटा, लेकिन थीटा जो है ना, ये थीटा होगा ना बराबर, अगर हम थीटा हो ना लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, सो थीटा होगा लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस, ठीक है। फाइनली आपको ये सारा थीटा लेना है, लिमिट जाएगा 0 टू टोटल थीटा, यानी ये सारा थीटा जो होगा, ये सारा एंगल जो होगा, थीटा का लिमिट जाएगा 0 से यहाँ तक, और ये सारा एंगल होगा L बाई आर, यानी लिमिट जाएगा 0 टू L बाई आर, लिमिट जाएगा 0 टू L बाई आर। तो बस हो गया बच्चे खत्म, ये आंसर आया m बाई एल आर स्क्वायर जी माइनस m बाई एल आर स्क्वायर जी, अंदर यहाँ पे आएगा थीटा के बदले L बाई आर, माइनस आएगा साइन थीटा के बदले आएगा L बाई आर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इट इज m आर स्क्वायर जी बाई एल, m आर स्क्वायर जी बाई एल साइन L बाई आर माइनस L बाई आर, m आर स्क्वायर जी बाई एल। देखिए ये माइनस अगर हम अंदर लेंगे ना, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, जब आप माइनस अंदर लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर 4, m आर स्क्वायर जी बाई एल साइन L बाई आर माइनस L बाई आर। यस, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ 41, ए पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस, एक पैसेंजर मूविंग बस से छलांग मारता है, फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये मोशन की डायरेक्शन में गिरता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन है ना। ये इंसान ऑलरेडी मोशन में था, जो ही ये चलती हुई गाड़ी से गिरता है नीचे तो ये आगे की ओर जाता है, बिकॉज ये मोशन में था तो ये मोशन में ही रहना चाहता है, सो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, 2 ब्लॉक्स है आपके पास, यहाँ से फोर्स लग रहा है 2F, यहाँ से फोर्स लग रहा है F, द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर बी, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, ये स्लाइडिंग नहीं हो रही, राइट। देन द नॉर्मल रेशन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स इज, इन 2 ब्लॉक्स के बीच के नॉर्मल रेशन हमें निकालना। तो सबसे बच्चों अगर पहले हम निकालेंगे इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम जो आपका आएगा वो होगा नेट फोर्स बाय टोटल मास, यहाँ से 2F लग रहा है, यहाँ से F लग रहा है, सो 2F माइनस F इज F डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 2m, राइट। सो ये पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन हो गई। अब अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ देखेंगे, इस जगह नॉर्मल होता है ना परपेंडिकुलर, तो ये वाले ब्लॉक पे मैं ले रहा हूँ, तो ये नॉर्मल लगेगा इधर की ओर, राइट। तो बच्चों ज़रा मुझे आप बता दीजिए, अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी 30 होगा है ना, ये वाला 30 होगा, तो इसका मतलब ये 60 होगा। अब नॉर्मल को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा n cos 60, n cos 60, ऊपर वाला मुझे ज़रूरत है ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं अब ये वाला ब्लॉक जो ये सिर्फ ये वाला ब्लॉक, आधा ब्लॉक जो है वो हम ले रहे हैं। अगर मैं आधा ब्लॉक ले रहा हूँ बच्चों ऐसा, ये वाला ब्लॉक जो था ऐसे, यहाँ से लगने वाला फोर्स आपका F है और यहाँ से लगने वाला फोर्स है n cos 60 है ना, n cos 60, और इसका मास है हम, तो इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या आएगी, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से लग रहा है n cos 60, सो इट इज n cos 60, यहाँ से लग रहा है F n cos 60 माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस हो गया सवाल खत्म, हमें n ही निकालना था, यानी n cos 60 आपका 1/2 आया, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं F/2m, F/2m, ये उधर जाके प्लस बनेगा F, तो बच्चों mm यहाँ कैंसिल हुआ, यानी n/2 का वैल्यू आया, ये बना F + 2F, F + 2F हुआ 3F डिवाइड बाई F + 2F 3F डिवाइड बाई 2, तो 2 कैंसिल हुआ, n का वैल्यू आया 3F के बराबर, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो आया वो 3F के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 3F, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द फॉर्म शेप ऑफ ए पैराबोला y इक्वल्स k²। आपके पास एक वायर है, आपने इसको बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, एक पैराबोला के फॉर्म में आपने इसको बेंड किया हुआ है,
ठीक है बच्चों, ऐसे ये एक वायर को आपने ऐसे पैराबोला बनाया है, लेट अस सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड लेट अस सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। तो ये y है, ये x है, और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन क्या है, विद अ बीड ऑफ मास m ऑन इट, इसके ऊपर एक बीड है, ठीक है, एक बीड है। द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर, ये बीड ऐसे जा सकता है, एक छोटा सा रिंग है जो ऐसे जा सकता है। इट स्टेज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट, जब ये वायर रेस्ट में है तो बीड यहाँ पे है, बीड यहाँ पे है, ये बॉटम वाले पॉइंट पे है। द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू द एक्सिस, अब इस वायर को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं, इधर की ओर एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दे रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द, अब लॉजिक सी बात है, जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे पीछे जाएगा, ये बीड यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ सीडो फोर्स इसके ऊपर लगेगा। क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वायर फ्रॉम द वाई एक्सिस। हमें क्वेश्चन पूछा वाई एक्सिस से ये बीड कितनी दूरी पे होगा, यानी वी हैव टू फाइंड दिस वेरी डिस्टेंस, जो कि हम x ले रहे हैं, ये x हमें निकालना। देखो बच्चों कितना आसान है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहां पे भी हम कहते हैं tan थीटा होता है a/g के बराबर, या अगर आप लिखना भी चाहते हो पीछे की ओर लगने वाला फोर्स जो है, अब मान लो मैं एक टेंजेंट पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द टेंजेंट, मान लीजिए बच्चों ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो यहां से लगने वाला फोर्स जो है सीडो फोर्स, ओके, और इसी तरह से यहां से सीडो फोर्स लगेगा, नीचे से वेट लगेगा, नीचे से mg होगा, दिस इज mg हेयर, और बच्चों यहां से नॉर्मल रिएक्शन होगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो लॉजिक सी बात है, अगर हम देखेंगे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा, है ना। ये दो लाइन्स हैं, इस लाइन का नॉर्मल ये है और इस लाइन का नॉर्मल ये है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स। अब नॉर्मल को अगर रिजॉल्व करेंगे, ऊपर से आएगा n cos थीटा, यहां से आएगा n sin थीटा। तो बच्चों जरा मुझे बताओ n sin थीटा किसके बराबर होगा, n sin थीटा होगा ma के बराबर, और n cos थीटा जो आपका आएगा वो mg के बराबर है। अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे, n कटेगा, sin थीटा इज बाई cos थीटा इज tan थीटा, सो tan थीटा आएगा a/g के बराबर, है ना, जैसे सीडो फोर्स में आपने पढ़ा होगा, हम वेज को कितनी एक्सेलरेशन दे ताकि ब्लॉक नीचे ना गिरे, है ना, वो चीज़ है, ये बराबर सेम टू सेम वही चीज़ तो है। सो tan थीटा इक्वल टू a/g, आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस वायर को एक्सेलरेशन दे दी, बीड यहाँ चला गया, तो बीड के लिए अब ये जो tan थीटा जो होता है दैट इज a/g, बट tan थीटा हम यहाँ से भी, tan थीटा स्लोप होता है ना, तो अगर हम निकालेंगे इसका स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप होगा tan थीटा, और स्लोप इसका होगा 2kx, डिफरेंशिएशन है ना, dy/dx, तो स्लोप आया 2kx के बराबर। लेकिन यहाँ पे tan थीटा ऑलरेडी हम जानते हैं a/g के बराबर है, यानी a/g किसके बराबर आया बच्चों, a/g आया 2kx के बराबर, तो x का वैल्यू क्या आया, a/2kg के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x ये दूरी है जो आपने निकालनी थी, यानी a/2g के, ठीक है। ये एक बार जेई एडवांस में एक्चुअली पूछा गया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस, ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैंने हाई लेवल के रखे हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप सीख जाएं चीजों को। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन तो इजीली किया जा सकता है, द रेट ऑफ मास ऑफ गैसेस emitted from rear of a rocket is initially 0.1 kg per second। तो dm/dt दिया गया है, dm/dt, ये रॉकेट वाली प्रॉब्लम है, इट इज 0.1। इफ द स्पीड ऑफ द गैस रिलेटेड टू रॉकेट इज 50, गैसेस की स्पीड है 50, रॉकेट का मास है 2 kg, हमें बताना है रॉकेट की एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर आपने रॉकेट प्रॉब्लम पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज vg/m dm/dt, बस इतना ही तो है, vg/m dm/dt, right? So what is the acceleration of the rocket? What is the value of vg, velocity of the gases, that is 50? What is the mass of rocket, that is 2, dm/dt है 0.1, तो यहाँ पे ये बनेगा 2 × 25, एक्सेलरेशन आएगी 25 पॉइंट इंटू 0.1, सो ये 2.5 आया, सो एक्सेलरेशन आएगी 2.5, ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल है, कोई कंफ्यूजिंग है नहीं, सिंपल सवाल था। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक है, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक ऑफ मास m, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच द ब्लॉक मे मूव सो दैट m आल्सो मूव्स अलोंग विद इट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये m की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए ताकि इनके बीच में कोई स्लाइडिंग ना हो। तो सीधी सी बात है, हमने काफी बार आपने ये पढ़ा होगा क्लास में भी, अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे ना नीचे वाले ब्लॉक पे, तो ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन होगा पीछे और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन होगा आगे। अगर हम इस ब्लॉक को खींचेंगे, ऊपर वाले की वजह से नीचे पे फ्रिक्शन होगा पीछे और ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन होगा आगे। अब ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, ऊपर वाले ब्लॉक पे तो सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकता है, तो फ्रिक्शन जो आपका आएगा
वो होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, और फ्रिक्शन होगा म्यू आपको दिया गया है, अच्छा म्यू म्यू ही है, नॉर्मल आएगा mg के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जो ऊपर वाले ब्लॉक पे लग सकता है, मैक्सिमम फोर्स, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। सो अगर ये मैक्सिमम फोर्स है तो ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, शाबाश, फोर्स बाय मास यानी म्यू टाइम्स mg बाय m। तो mm हुआ कैंसिल, तो आंसर आया म्यू जी। आपने लाखों बार पढ़ा होगा ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो म्यू जी हो सकती है हमेशा। अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, म्यू जी। सो ऊपर वाला अब अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इससे ज्यादा नहीं रख सकता, तो नीचे वाले को भी इतनी एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा ताकि ये साथ साथ चले। सो नीचे वाले ब्लॉक को भी उतनी ही एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी ताकि ये ब्लॉक साथ साथ चले। आई होप कि आपका सारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है।